मैं अभी अभी पहुंची हूं और राकेश अब जा रहा है। वाणी को पूरा यकीन था कि वंशिका पहले जाने की योजना नहीं बना रही थी। क्या मैंने ज्यादा सोच लिया? क्या राकेश सच में सिर्फ बिजनेस ट्रिप पर ही यहाँ आया है? ये सोचकर वाणी ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम अभी जाने वाले हो? अगर जल्दी नहीं है तो हम साथ लौट सकते हैं। मैं अपनी चीजें जल्दी समेट लूंगी, बस थोड़ी देर मेरा इंतजार कर लो। राकेश ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने वाणी की बात सुनी ही न हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा काम हो चुका है, इसलिए यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। अगर तुम व्यस्त हो तो अपने काम पर लौट जाओ, यहाँ बेवजह मत घूमो। इतना कहकर उसने उससे नजरें फेर लीं। वाणी दरवाजे के पास स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसे समझने में कुछ पल लगे कि अभी अभी क्या हुआ था। मुठियां कसकर भींचे हुए, ये देखकर कि राकेश उससे और बात करने का कोई इरादा नहीं रखता, वाणी मुड़ी और तेज कदमों से वहां से चली गई। वाणी के जाते ही उसने देखा कि दो हाउसकीपर वंशिका के होटल के कमरे का दरवाज़ा खोल रहे हैं। ये दृश्य देखते ही उसका दिल बैठ गया। वह तुरंत उनकी ओर बढ़ी। इस कमरे में ठहरने वाली मेहमान कहाँ है? हाउसकीपर ने जवाब दिया, वो चेकआउट कर चुकी हैं। चेकआउट? वाणी को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। कुछ देर पहले राकेश ने कहा था कि वह भी जा रहा है। वाणी सोच रही थी कि वह इतनी अचानक क्यों जा रहा है। अब उसे समझ आ गया, वह इसलिए जा रहा था क्योंकि वंशिका जा चुकी थी। वह राकेश से सच जानने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन जवाब उसे हाउसकीपर से मिला। राकेश ने अचानक बैंकॉक की बिजनेस ट्रिप ली थी, इतने साधारण होटल में ठहरा था, और वह भी ठीक वंशिका के कमरे के बगल में। इतना ही नहीं, जैसे ही वंशिका गई, उसने आर्यन से तुरंत फ्लाइट टिकट खरीदने को कह दिया। ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह वंशिका का पीछा कर रहा था। अचानक वाणी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह काफी देर तक खुद को संभाल नहीं पाए। भले ही उसने पहले भी इसका अंदाजा लगाया था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वह उसे स्वीकार नहीं कर सकी। कुछ देर बाद वाणी ने खुद को संभाला। सबसे पहले उसने अपने फ़ोन पर होरिंगटन जाने वाली उड़ानों की जानकारी देखी। होटल से वंशिका और राकेश के निकलने के समय को देखते हुए उसने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने सबसे पहली उड़ान का टिकट लिया होगा। लेकिन जब उसने साइट खोली तो उस फ्लाइट के सारे टिकट बिक चुके थे। ये देखते ही वाणी का फेस स्याह पड़ गया। दांत भींचते हुए उसने फ़ोन वापस अपनी जेब में डाल लिया। उसी पल राकेश अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। वाणी ने मुंह खोला, कुछ कहने ही वाली थी। राकेश ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन जैसे उसने उसे देखा ही न हो, उसने तुरंत नज़रें फेर लीं। लिफ्ट में प्रवेश करने तक वाणी एक शब्द भी नहीं बोल पाए। 1 घंटे बाद होरिंगटन जाने वाली फ्लाइट में वंशिका ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया जब उसने उस आदमी को विमान में चढ़ते देखा। उसे लगा था कि राकेश सच में ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार टिकट उन्होंने बहुत जल्दबाजी में खरीदे थे। इसके अलावा जब उसने टिकट खरीदे थे तब उसे दिखा था कि सिर्फ 3 टिकट ही बचे थे। उदय और वंशिका के टिकट खरीद लेने के बाद सिर्फ एक टिकट बचा था। इसलिए उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राकेश संयोगवश वही आखिरी टिकट खरीद लेगा। जैसे जैसे वह आदमी उसके करीब आता गया, वंशिका की आंखों में पछतावे की एक हल्की झलक उभर आए। कुछ देर पहले उसने अकेले लौटने का इरादा किया था, इसलिए उसने पहले सिर्फ अपना टिकट ही खरीदा था। चूंकि उसने और उदय ने अलग अलग टिकट खरीदे थे, इसलिए उनकी सीटें साथ नहीं थीं, और आखिरी टिकट वाले यात्री की सीट ठीक उसके बगल में थी। शुरुआत में वंशिका को उम्मीद नहीं थी कि राकेश की सीट उसके पास होगी, इसलिए किसी और से सीट बदलने का ख्याल उसके मन में आया ही नहीं। इस समय वह खिड़की वाली सीट पर बैठी थी और वह आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया, जिससे उसके निकलने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो गया। अगर वो खड़ी होकर सीट बदलने की गुजारिश करती तो उससे ये साफ जाहिर हो जाता कि वह उससे बचना चाहती है। जब वो अभी दुविधा में ही थी, तभी वो आदमी पहले ही उसके बगल में बैठ चुका था। माथा सिकोड़ते हुए वंशिका होश में आई और अपनी सीट पर ही बैठी रही। अब उसके पास यही एक विकल्प था। विमान में चढ़ने से पहले राकेश ये सोच रहा था कि वंशिका कहाँ बैठी होगी। उसके लिए सुखद आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही वो विमान में चढ़ा, उसने देखा कि वही महिला उसकी सीट के बगल में बैठी है। उसकी अनिच्छा को महसूस करते हुए राकेश ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा,
जैसा कि मैंने कहा था, मैंने भी इसी फ्लाइट का टिकट खरीदा है। दुर्भाग्य से आप और मिस्टर मॉरिसन मुझे इंतज़ार करने का मौका भी नहीं देना चाहते थे, मिस मनोज। वंशिका ने उसकी ओर देखे बिना खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने लगी। जब बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने तय कर लिया कि वह उसे एक अजनबी की तरह नज़रअंदाज करेगी और चुपचाप होरिंगटन तक की यात्रा पूरी करेगी। लेकिन उसके बगल में बैठा व्यक्ति ऐसा करने देने वाला नहीं था। मुझे थोड़ा कौतूहल है, मिस मनोज, आप इतनी जल्दी क्यों निकल गईं? जब हमने नाश्ता किया था, तब आपने होरिंगटन लौटने की कोई बात नहीं की थी। राकेश की आवाज़ बगल से आई, जिसका लहजा पढ़ पाना मुश्किल था। भौहें चढ़ाते हुए वंशिका ने पलटकर ठंडे स्वर में सवाल के बदले सवाल किया। मिस्टर गुप्ता, मुझे भी जिज्ञासा है कि आप अपनी मंगेतर को बैंकॉक में छोड़कर अकेले होरिंगटन क्यों लौट रहे हैं? उसकी मंगेतर का जिक्र आते ही राकेश की नज़रें गहरी हो गईं। वंशिका ने उसके हाव भाव में आए बदलाव को अनदेखा करते हुए आगे कहा, मिस्टर गुप्ता, आपकी शादी होने वाली है। ऐसे अहम समय में आपको अपनी मंगेतर के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। राकेश कुछ जवाब देने ही वाला था कि उसके बगल में बैठी महिला ने एक छोटा सा कंबल निकाला और उसे अपने चेहरे तक ओढ़ लिया। फिर वो उसकी ओर पीठ करके लेट गई। कंबल के भीतर से उसकी दबी सी आवाज़ आए, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। मिस्टर गुप्ता, कृपया चुप रहें। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर लीं और राकेश को बस उसके सिर का पिछला हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। आखिरकार राकेश ने उससे बात करने की कोशिश छोड़ दी और चुपचाप उसके बगल में बैठी महिला को देखता रहा। वंशिका के जाने के समय और उसके अभी अभी कहे शब्दों से राकेश को पूरा यकीन हो गया कि उसका अचानक जाना वाणी से जुड़ा हुआ था। लेकिन वो यह नहीं समझ पा रहा था कि वंशिका उसके और वाणी के रिश्ते को कैसे देखती है। अगर मैं सच में वंशिका के लिए सिर्फ एक अजनबी हूं, तो फिर वो मेरी कथित मंगेतर के प्रति इतनी शत्रुता क्यों दिखा रही है? वंशिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह क्या सोच रहा है। वो अब भी सोने का नाटक करती रही। वह चाहती थी कि पूरी उड़ान वह सोते सोते निकाल दे ताकि अपने बगल वाले व्यक्ति से बच सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती यह थी कि पीठ किए होने के बावजूद वो उस आदमी की चुभती हुई नज़र को महसूस कर पा रही थी, जिससे उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन उस आदमी की नज़र अब भी उसी पर टिकी हुई थी। चिढ़कर वंशिका ने भौहें सिकोड़ ली और अपना पूरा फेस ढकने के लिए कंबल को और ऊपर खींचने के लिए हाथ उठाया, ताकि उसकी लगातार घूरती नज़र से होने वाली घुटन कुछ कम हो सके। लेकिन क्योंकि उसकी आंखें अब भी बंद थीं, हाथ उठाते समय वो कंबल ठीक से पकड़ नहीं पाए। इसके बजाय कंबल नीचे गिर गया। अपने ऊपर से वजन हटते ही वंशिका एक पल के लिए जम सी गई। वह सोचने लगी कि क्या उसे आंखें खोलकर कंबल उठा लेना चाहिए। लेकिन अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में सोचते ही उसे डर लगा कि अगर उस आदमी को पता चल गया कि वह सोने का नाटक कर रही थी, तो माहौल और भी अजीब हो जाएगा। दूसरी ओर बिना कंबल के उसकी तीखी निगाहों के कारण उसे और भी ज्यादा असहज महसूस हो रहा था। जब वो अभी इसी उधेड़बुन में थी, तभी बगल में बैठे व्यक्ति ने हरकत की, जिससे वंशिका तुरंत सतर्क हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह क्या करने वाला है। कुछ ही पलों बाद एक जानी पहचानी खुशबू उसकी नाक में समा गई। उसने पूरी ताकत से खुद को शांत रखा और अपनी पलकों को कांपने से रोका। थोड़ी ही देर में जो कंबल नीचे गिर गया था, वह फिर से उसके ऊपर डाल दिया गया। राकेश की हरकतें बेहद कोमल थीं, मानो उसे डर हो कि कहीं वह उसे जगा न दे। कंबल डालने के बाद उसने उसे ठीक से सांवार भी दिया। वंशिका ने सोचा कि अब वह पीछे हट जाएगा, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि वह नहीं हटा। यहाँ तक कि आंखें बंद होने के बावजूद वह उसकी नज़र को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वो आखिर देख क्या रहा है? जैसे ही वो आंखें खोलने ही वाली थी, राकेश ने अपनी नज़र हटा ली। उस पल वंशिका को महसूस हो रही सारी घुटन अचानक खत्म हो गई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके साथ ही मन में एक उदासी भी छा गई। पता नहीं क्यों उसे वो दिन याद आ गया जब वह तेज बुखार में थी। उस दिन जब मैं गहरी नींद में थी, शायद राकेश ने भी मेरी ऐसे ही देखभाल की होगी। यह ऐसी बात थी जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी आसानी से आज उसके साथ हो जाएगा।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी, जो पहले उसे एक नज़र तक नहीं देता था, इतनी बारीकी और ध्यान से उसकी देखभाल करेगा। अगर ये सब 6 साल पहले हुआ होता, तो वह खुशी से सपनों में भी मुस्कुराती रहती। लेकिन अब, जब वो उन सब से गुजर चुकी थी, उसे ज़रा भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी। इसके उलट, उसे सिर्फ बेचैनी और उलझन ही महसूस हो रही थी। जिंदगी में कुछ चीज़ें बहुत देर से मिलती हैं, इतनी देर से कि अब उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती। ये सोचकर वंशिका ने मन ही मन एक कड़वी सी हंसी हंसी। उधर, बगल में बैठा राकेश काफ़ी देर से वंशिका को देख रहा था। उसी तरह उसका दिल भी बेचैन था। 6 साल पहले, जब वंशिका गायब हो गई थी, तो उसने उसे ढूंढने में बहुत समय और मेहनत लगाई थी। आखिरकार वह मिल तो गई, लेकिन अब वो उसे वैसी नज़रों से नहीं देखती थी जैसी पहले देखा करती थी। जब वह पहली बार दोबारा उससे मिला था, तब वह खुद भी नहीं समझ पाया था कि वह क्या महसूस कर रहा है। उसे हैरानी भी हुई थी, गुस्सा भी आया था, लेकिन उस वक्त सबसे ज़्यादा जो भावना थी, वह थी पछतावे की। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने उसे तब नहीं रोका, जिसके कारण आज वह उसे इस तरह टालती फिर रही थी। अब वे दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे, लेकिन वह फिर भी सोने का नाटक कर रही थी, सिर्फ उसे देखने से बचने के लिए। राकेश ने उस औरत की ओर एक जटिल नज़र डाली। शायद उसे ये भी पता नहीं था कि सोते हुए वह कैसी दिखती है, और अब उससे कितनी अलग हो चुकी है। अभी अभी जब वह उसके ऊपर कंबल डाल रहा था, तब वंशिका का शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया था। ये सब उसने साफ महसूस किया था, लेकिन क्योंकि वह यही चाहती थी, उसने उसे बेनकाब नहीं किया। फिर से उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस होते ही, वंशिका ने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं। उसने कंबल का किनारा टटोला और उसे अपने सिर के ऊपर खींच लिया। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि राकेश को पता चले कि वह सिर्फ सोने का नाटक कर रही है। इसके साथ ही, राकेश की जलती हुई नज़र उससे पूरी तरह ढक गई। हवाई जहाज़ के उतरने तक ही वंशिका ने अपने ऊपर डाली हुई कंबल हटाई और पूरी तरह साफ, सचेत आंखों के साथ शांति से बैठ गई। राकेश ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उसे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि वह बिल्कुल भी उनींदी नहीं लग रही थी। उसके दिल में आत्मा उपहास की एक हल्की सी भावना उठी, लेकिन अंततः उसने कुछ भी नहीं कहा। भले ही अब वह कितना ही संयमित क्यों न हो गया हो, वंशिका फिर भी उससे दूरी बनाए रखना चाहती थी। अगर उसने फिर से सीमा पार की, तो उसे डर था कि वह ठीक 6 साल पहले की तरह किसी ऐसी जगह छिप जाएगी, जहां वह कभी पहुंच न सके। उसे ढूंढना पहले ही बेहद मुश्किल रहा था, इसलिए राकेश उसे दोबारा डराकर खोना नहीं चाहता था। उसके बगल में बैठा व्यक्ति अभी भी नहीं हिला। वंशिका ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने उसे हटने के लिए नहीं कहा। जब लगभग सभी लोग विमान से उतर चुके थे, तब राकेश शांति से खड़ा हुआ। दोनों एक एक करके विमान से उतर गए। इस बीच, बाहर उदय और एरियन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उड़ान के दौरान, उदय ने देखा था कि राकेश वंशिका के पास बैठा था, लेकिन तब तक विमान उड़ चुका था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। राकेश को देखकर उदय ने औपचारिकता के तहत उसे नमस्ते कहा और फिर वंशिका की ओर देखा। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वंशिका मुस्कुराई। धन्यवाद, उदय। ये कहते हुए उसने अपने बगल में खड़े आदमी को पूरी तरह नज़रअंदाज किया और सीधे उदय के पास चली गई। जिस औरत ने उसे ठंडा व्यवहार दिया था, उसे किसी और आदमी के साथ मुस्कुराते देख राकेश स्वाभाविक रूप से खिन्न हो गया और उसने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। वंशिका के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने मुड़कर राकेश की ओर देखा। मिस्टर गुप्ता, अब और क्या चाहिए? राकेश ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन वहां किसी भी तरह की आत्मीयता नहीं थी, सिर्फ दूरी और बेचैनी। यह महसूस करते ही कि वह उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, राकेश ने अनजाने में अपनी पकड़ और कस ली। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वंशिका ने शांत भाव से एक बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। जरूरत नहीं है, मिस्टर गुप्ता, आप बहुत व्यस्त आदमी हैं, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इसके अलावा, मैं उदय के ज्यादा करीब हूँ, आपसे नहीं। अगर उदय मुझे घर छोड़ दे, तो मुझे कोई बोझ महसूस नहीं होगा। राकेश का फेस तुरंत उदास हो गया। हालांकि वंशिका बार बार कह चुकी थी कि वे अब सिर्फ अजनबी हैं, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसके सामने किसी और आदमी को अपने से ज्यादा करीबी बताया। उसके बदले हुए चेहरे की ओर ध्यान न देते हुए,
वंशिका ने उसकी पकड़ पर नजर डाली, फिर चारों ओर देखा और महसूस किया कि कई लोग उन्हें घूर रहे थे। मिस्टर गुप्ता, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया मेरा हाथ छोड़ दीजिए, वरना हमारे डेट करने की अफवाहें फैल जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि मिस मेलोडी हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी में पड़ें। वाणी का नाम सुनते ही राकेश ने उसकी कलाई छोड़ दी। वाणी की वजह से उसकी मां ने उससे कई गंभीर बातचीत की थी और उससे वंशिका को भी परेशानी हुई थी। राकेश नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वंशिका की जिंदगी में और कोई मुसीबत आए, लेकिन वंशिका को लगा कि उसने इसलिए हाथ छोड़ा क्योंकि उसे अपने और वाणी के रिश्ते की परवाह थी। उसके दिल में हल्की सी विडंबना उभरी। अगर उसे वाणी की इतनी परवाह है तो फिर वह बार बार मुझे क्यों परेशान करता है? इस बारे में और सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए वंशिका ने उसका हाथ झटक दिया और उदय की ओर बढ़ गई। चलो। उदय ने सिर हिलाया, शिष्टाचारवश राकेश को नमस्ते कहा और वंशिका को साथ लेकर चला गया। राकेश उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर जाते हुए देखता रहा। उसके आसपास का माहौल और ठंडा हो गया। इस दौरान एरियन चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। जब उसने देखा कि वंशिका उदय की कार में बैठ चुकी है तो उसने घबराते हुए अपने बॉस की ओर देखा। उदय की कार के चले जाने के बाद ही एरियन ने धीरे से कहा, मिस्टर गुप्ता, हमें भी चलना चाहिए। राकेश ने हल्की सी हामी भरी। उसकी नज़रें और भी गहरी हो गईं। वापसी के रास्ते में एरियन सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठे राकेश को रियरव्यू मिरर से संकोच के साथ देख रहा था। पूरे सफर के दौरान राकेश की भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं। कार के अंदर का माहौल इतना तनावपूर्ण था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। एरियन लंबे समय से राकेश के साथ काम कर रहा था, लेकिन उसने अपने बॉस को पहले कभी इतना परेशान और बेचैन नहीं देखा था। कुछ पल के लिए आर्यन उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राकेश के दिल में वंशिका के लिए आखिर किस तरह की भावनाएं हैं। क्या उसे सच में मिस मनोज से लगाव हो गया है? लेकिन मिस्टर गुप्ता तो मिस मेलोडी से सगाई किए हुए हैं और उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बात से इनकार नहीं किया। दूसरी ओर, अगर उन्हें वंशिका पसंद नहीं है तो फिर वंशिका के लौटने के बाद से राकेश में इतना बदलाव क्यों आ गया? एरियन साफ महसूस कर सकता था कि राकेश का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। मिस मेलोडी के साथ उसका रवैया और वंशिका के साथ उसका व्यवहार जमीन आसमान का अंतर था। जब राकेश वाणी के साथ होता था तो वह उसकी हर मांग पूरी करता था, लेकिन भावनात्मक रूप से बिल्कुल उदासीन लगता था। वहीं जब वो वंशिका के साथ होता था तो उसके मूड में साफ उतार चढ़ाव दिखाई देता था। उदाहरण के लिए, जब उसने वंशिका को किसी दूसरे आदमी के साथ करीबी रिश्ते में देखा तो वह बुरी तरह भड़क उठा। इसके अलावा वंशिका के प्रति उसका रक्षात्मक और अधिकार जताने वाला रवैया लगभग साफ दिखाई देता था। अगर यह प्यार नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया कि 6 साल पहले वंशिका बिना बताए चली गई थी? जितना ज्यादा एरियन इस बारे में सोचता गया उतना ही ज्यादा उलझता चला गया। इधर उदय की कार की पिछली सीट पर वंशिका और उदय बैठे थे। थोड़ी देर पहले राकेश के उदास चेहरे को याद करते हुए वंशिका के दिल में मिली जुली भावनाएं उमड़ आईं और वह काफी देर तक चुप रही। पिछले 2 दिनों में राकेश और वंशिका के साथ समय बिताने के बाद उदय के मन में भी एक धुंधला सा अंदाजा बन चुका था। इसके अलावा उसने अभी अभी राकेश का भाव भी देखा था, इसलिए वो पूछे बिना नहीं रह सका, आप और मिस्टर गुप्ता के बीच क्या चल रहा है? वंशिका अभी भी अपने विचारों में डूबी हुई थी, इसलिए ये सवाल सुनकर वह पल भर के लिए चौंक गई और हैरानी से उदय की ओर देखने लगी। उसके उलझे हुए चेहरे को देखकर उदय ने समझाया, मुझे नहीं पता आपने गौर किया या नहीं, लेकिन मिस्टर गुप्ता आपके साथ बिल्कुल अलग तरह से पेश आते हैं। कम से कम वह वाणी से तो बेहतर व्यवहार करते हैं। पहले चार्ल्स के जन्मदिन की पार्टी में उदय ने देखा था कि कैसे राकेश ने वाणी को वहीं छोड़ दिया था और वंशिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया था। उस समय उदय ने वाणी के चेहरे पर छाया गुस्सा भी देखा था। इसके अलावा उसी सुबह, सिर्फ इसलिए कि वंशिका लगभग गिर पड़ी थी, राकेश ने वाणी का फोन तक काट दिया था। अगर ये सब इस बात का सबूत नहीं है कि वंशिका राकेश के लिए खास है, और जब मैं उसे राकेश से दूर लेकर गया था तब उसके चेहरे की सख्ती ने सब कुछ साफ कर दिया था। उदय, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वंशिका जानती थी कि उदय किस ओर इशारा कर रहा है,
फिर भी उसने अनजान बनने की कोशिश की। शुरू में उसे लगा था कि उदय उसकी बात समझकर इस विषय को यहीं छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उदय ने सीधे सवाल कर दिया, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर गुप्ता तुम्हारे लिए कैसी भावनाएं रखते हैं? यह अचानक पूछा गया सवाल उसके दिल की धड़कन रोक गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने खुद पर व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे नहीं पता। पहले तो मुझे लगा था कि 6 साल पहले जो हुआ उसके कारण वो मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन दोबारा मिलने के बाद उनके व्यवहार ने मुझे उलझन में डाल दिया है। उदय ने गंभीर स्वर में कहा, क्या कभी तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि शायद वो तुम्हें पसंद करते हैं? ये सुनते ही वंशिका ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उदय का फेस अब भी गंभीर था। उदय, बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे अंदाजे मत लगाया करो। वंशिका ने बेचैनी से नजरें फेर लीं। चाहे उनके मन में मेरे लिए कैसी भी भावना हो, हम अब सिर्फ सामान्य परिचित हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी वह वाणी से सगाई करने वाले हैं। राकेश से दोबारा मिलने के बाद वंशिका ने कई बार यह अनुमान लगाया था कि वह उसके बारे में क्या सोचते होंगे, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह उसे पसंद कर सकते हैं। उसे ये भी लगता था कि यह रोमांटिक भावना नहीं हो सकती। आखिरकार 6 साल पहले उसने अपनी आंखों से देखा था कि राकेश वाणी को कितना पसंद करता था। यह वैसा व्यवहार नहीं था जैसा कोई उस इंसान के साथ करता है जिससे उसे प्यार हो। वंशिका के इस साफ इनकार को देखकर उदय ने हल्के से भौहें सिकोड़ ली और चुप रह गया। कार वंशिका के घर के सामने आकर रुक गई। घर पर मौजूद नन्हों के बारे में सोचते हुए वंशिका ने मन को समेटा, उदय की ओर मुस्कुराई और कहा, इतनी मदद के लिए धन्यवाद। उदय ने सिर हिलाया और उसे कार से उतरते हुए देखा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, जो मैंने कहा है उस पर जरूर सोचिएगा। वंशिका एक पल के लिए ठिठकी, फिर सावधानी से सिर झुका दिया। उदय के जाने के बाद उसने अपनी भावनाओं को संभाला और दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ी। दरवाज़ा खुलते ही उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया। बच्चे मनिका के साथ मस्ती कर रहे थे। उनकी आवाज़ें सुनते ही वंशिका को अजीब सा सुकून महसूस हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। मम्मी, मनीष ने उसे सबसे पहले देख लिया। वह तुरंत खेल छोड़कर दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों से लिपट गया। उमेश अभी मनिका के साथ खेल रहा था, लेकिन मनीष की उत्साहित आवाज़ सुनते ही वह भी रुक गया और दौड़कर आ गया। दोनों बच्चे उसके पैरों से चिपक गए, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। वंशिका हंस पड़ी और उनके सिर सहलाते हुए बोली, अच्छे से रहे न तुम दोनों? मनीष और उमेश ने जोर जोर से सिर हिलाया और बोले, हम बहुत अच्छे रहे। मनिका मुस्कुराई और उन्हें चिढ़ाते हुए बोली, तुम लोगों ने तो पूरा हंगामा मचा दिया था, अभी अभी मेरा फ़ोन भी छीनने लगे थे। दोनों ने मुंह फुलाकर कहा, मम्मी घर पर नहीं थीं, हम उन्हें कॉल करना चाहते थे। मनिका ने उन्हें चिढ़ाने के लिए मजाकिया शक्ल बना ली। जब बच्चों ने पहले उसका फ़ोन मांगा था तो वह समझ गई थी कि वे क्या चाहते हैं। उसी वक्त उसने बाहर की आहट भी सुन ली थी और जान गई थी कि वंशिका लौट आई है। इसीलिए उसने जानबूझकर उन्हें छेड़ने का मन बनाया। बच्चों की नोकझोंक देखते हुए वंशिका का दिल पिघल गया। वो मुस्कुराकर बोली, बस एक रात में ही मुझे इतना मिस करने लगे? दोनों ने जोर से सिर हिलाया और बोले, कल रात हमें नींद ही नहीं आई क्योंकि आप हमारे पास नहीं थीं। मनिका ने उनके गाल दबाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें कहानी सुनाकर नहीं सुलाया था? जिसका गाल दबाया गया था वह मनीष मुंह बनाकर बोला, आंटी मनिका की आवाज़ बिल्कुल भी सुकून देने वाली नहीं है, उसने तो हमारी नींद ही भगा दी। उसने बात को बहुत बड़ा बना दिया। मनिका भौहें उठाकर जोर से हंस पड़ी। वंशिका भी हंसे बिना नहीं रह सकी। उसके मन की सारी उदासी जैसे पल भर में गायब हो गई। चारों कुछ देर तक हंसी मजाक करते रहे। फिर वंशिका ने मनिका की ओर देखकर कहा, इन पिछले 2 दिनों के लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है। ये दोनों जरूर बहुत शरारती रहे होंगे, खासकर मनिका के साथ रहते हुए। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाला मनीष भी ज्यादा चंचल हो जाता था। मनिका ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी औपचारिकता क्यों? मैं इनकी गौडमदर हूँ, इनकी देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। वैसे मन तो करता है कि इन्हें चुपचाप अपने घर ही उठा ले जाऊं। इसके जवाब में मनीष और उमेश ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, अगर आप हमें उठा भी ले जाएं तो भी हम रास्ता ढूंढकर घर लौट आएंगे।
मनिका ने हल्के से उनके माथे पर थपकी दी और बोली, तुम्हारे बेटे सच में बहुत चतुर हैं। दोनों बच्चे मासूमियत से उसके पास गए और उसके हाथ पकड़ते हुए बोले, लेकिन हम आपका भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आंटी मनिका दुनिया में दूसरी सबसे अच्छी हैं। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी कि उनके लिए दुनिया में सबसे अच्छी कौन थी। वंशिका की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। शाम होते ही उसने सुझाव दिया, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, तुम्हें क्या खाना है? उमेश ने हाथ उठाकर तुरंत जवाब दिया, बारबेक्यू। विदेश में पले बड़े होने के बावजूद मनिका के साथ कुछ बार बारबेक्यू खाने के बाद मनीष और उमेश इसके दीवाने हो गए थे। वंशिका मुस्कुराई और हामी भरते हुए उन तीनों को बाहर खाने। कार वंशिका के घर के सामने आकर रुक गई। घर पर मौजूद नन्हों के बारे में सोचते हुए वंशिका ने मन को समेटा, उदय की ओर मुस्कुराई और कहा, इतनी मदद के लिए धन्यवाद। उदय ने सिर हिलाया और उसे कार से उतरते हुए देखा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, जो मैंने कहा है उस पर जरूर सोचिएगा। वंशिका एक पल के लिए ठिठकी, फिर सावधानी से सिर झुका दिया। उदय के जाने के बाद उसने अपनी भावनाओं को संभाला और दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ी। दरवाज़ा खुलते ही उसे लिविंग रूम से शोर सुनाई दिया। बच्चे मनिका के साथ मस्ती कर रहे थे। उनकी आवाज़ें सुनते ही वंशिका को अजीब सा सुकून महसूस हुआ और उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। मम्मी, मनीष ने उसे सबसे पहले देख लिया। वह तुरंत खेल छोड़कर दौड़ता हुआ आया और उसके पैरों से लिपट गया। उमेश अभी मनिका के साथ खेल रहा था, लेकिन मनीष की उत्साहित आवाज़ सुनते ही वह भी रुक गया और दौड़कर आ गया। दोनों बच्चे उसके पैरों से चिपक गए, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। वंशिका हंस पड़ी और उनके सिर सहलाते हुए बोली, अच्छे से रहे न तुम दोनों? मनीष और उमेश ने जोर जोर से सिर हिलाया और बोले, हम बहुत अच्छे रहे। मनिका मुस्कुराई और उन्हें चिढ़ाते हुए बोली, तुम लोगों ने तो पूरा हंगामा मचा दिया था, अभी अभी मेरा फ़ोन भी छीनने लगे थे। दोनों ने मुंह फुलाकर कहा, मम्मी घर पर नहीं थीं, हम उन्हें कॉल करना चाहते थे। मनिका ने उन्हें चिढ़ाने के लिए मजाकिया शक्ल बना ली। जब बच्चों ने पहले उसका फ़ोन मांगा था तो वह समझ गई थी कि वे क्या चाहते हैं। उसी वक्त उसने बाहर की आहट भी सुन ली थी और जान गई थी कि वंशिका लौट आई है। इसीलिए उसने जानबूझकर उन्हें छेड़ने का मन बनाया। बच्चों की नोकझोंक देखते हुए वंशिका का दिल पिघल गया। वो मुस्कुराकर बोली, बस एक रात में ही मुझे इतना मिस करने लगे? दोनों ने जोर से सिर हिलाया और बोले, कल रात हमें नींद ही नहीं आई क्योंकि आप हमारे पास नहीं थीं। मनिका ने उनके गाल दबाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें कहानी सुनाकर नहीं सुलाया था? जिसका गाल दबाया गया था वह मनीष मुंह बनाकर बोला, आंटी मनिका की आवाज़ बिल्कुल भी सुकून देने वाली नहीं है, उसने तो हमारी नींद ही भगा दी। उसने बात को बहुत बड़ा बना दिया। मनिका भौहें उठाकर जोर से हंस पड़ी। वंशिका भी हंसे बिना नहीं रह सकी। उसके मन की सारी उदासी जैसे पल भर में गायब हो गई। चारों कुछ देर तक हंसी मजाक करते रहे। फिर वंशिका ने मनिका की ओर देखकर कहा, इन पिछले 2 दिनों के लिए मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं कम है। ये दोनों जरूर बहुत शरारती रहे होंगे, खासकर मनिका के साथ रहते हुए। यहाँ तक कि हमेशा शांत रहने वाला मनीष भी ज्यादा चंचल हो जाता था। मनिका ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी औपचारिकता क्यों? मैं इनकी गौडमदर हूं, इनकी देखभाल करना तो मेरा फर्ज है। वैसे मन तो करता है कि इन्हें चुपचाप अपने घर ही उठा ले जाऊं। इसके जवाब में मनीष और उमेश ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, अगर आप हमें उठा भी ले जाएं तो भी हम रास्ता ढूंढकर घर लौट आएंगे। मनिका ने हल्के से उनके माथे पर थपकी दी और बोली, तुम्हारे बेटे सच में बहुत चतुर हैं। दोनों बच्चे मासूमियत से उसके पास गए और उसके हाथ पकड़ते हुए बोले, लेकिन हम आपका भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। आंटी मनिका दुनिया में दूसरी सबसे अच्छी हैं। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी कि उनके लिए दुनिया में सबसे अच्छी कौन थी। वंशिका की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। शाम होते ही उसने सुझाव दिया, चलो आज बाहर खाना खाते हैं, तुम्हें क्या खाना है? उमेश ने हाथ उठाकर तुरंत जवाब दिया, बारबेक्यू। विदेश में पले बड़े होने के बावजूद मनिका के साथ कुछ बार बारबेक्यू खाने के बाद मनीष और उमेश इसके दीवाने हो गए थे। वंशिका मुस्कुराई और हामी भरते हुए उन तीनों को बाहर खाने ले गई। बैंकॉक से लौटने के बाद राकेश सीधे गुप्ता ग्रुप चला गया।
जब तक उसने जमा हुआ सारा काम निपटाया तब तक शाम हो चुकी थी। जब वह हवेली लौटा तो उसने देखा कि हर्षिता लिविंग रूम की मेज पर पेट के बल लेटी हुई पूरी तन्मयता से चित्र बना रही थी। राकेश को देखते ही उसने अपनी क्रेयॉन नीचे रखी और छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर दौड़ी। राकेश झुका और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या तुम्हें डैडी की याद आए? हर्षिता ने सिर हिलाया। उसका जवाब देखकर राकेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद वो खड़ा हुआ और प्रियंका को बुलाकर पिछले 2 दिनों में हर्षिता की दिनचर्या के बारे में पूछा। ये जानकर उसे राहत मिली कि वह ठीक रही थी। राकेश से मिलने के बाद हर्षिता फिर से मेज की ओर भागी और चित्र बनाने लगी। राकेश ने पास जाकर देखा। चित्र में 5 लोग बने थे। एक लंबे बालों वाली महिला जो ड्रेस पहने थी 2 लड़कों को थामे हुए थी और एक लंबा आदमी काली शर्ट पहने एक छोटी लड़की को गोद में लिए हुए था। बस एक नज़र में ही राकेश समझ गया कि हर्षिता किसे बना रही थी। पिछले 2 दिनों में वंशिका के साथ बिताए पलों को याद करते ही उसकी आंखें गहरी हो गईं। वंशिका की उससे दूर जाने की इच्छा उसके चेहरे पर साफ झलकती थी, लेकिन हर्षिता के लिए उसके दिल में हमेशा नरमी रहती थी। ये देखकर कि हर्षिता ने चित्र पूरा कर लिया है, राकेश अध्ययन कक्ष से 2 फिगर लेकर आया और उसके सामने रख दिए। ये वही फिगर थे जो उसने मनीष और उमेश के लिए लेगो के साथ खरीदे थे। हर्षिता ने सिर टेढ़ा करके उन्हें देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी। राकेश ने नरमी से कहा, मैंने अपनी बिजनेस ट्रिप के दौरान मनीष और उमेश के लिए तोहफे खरीदे हैं, क्या तुम डैडी की तरफ से उन्हें कल दे दोगी? और कॉलेज में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए उनका शुक्रिया भी कहना। ये सुनते ही हर्षिता की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से सिर हिला दिया। अगले दिन वंशिका ने बच्चों को सुबह सुबह ही कॉलेज छोड़ दिया ताकि उसका राकेश से सामना न हो। भले ही राकेश कॉलेज के गेट पर उसे रोकने की कोशिश करता, उसे पता था कि वंशिका शायद उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दे। इसलिए उसने हमेशा की तरह हर्षिता को उसी समय कॉलेज छोड़ा। वंशिका को न देखकर हर्षिता थोड़ी उदास हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में पकड़े दोनों फिगर देखे, उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आए। वह कक्षा में गई और देखा कि मनीष और उमेश पहले से ही अपनी सीटों पर बैठे हैं। वह खुशी से उनकी ओर बढ़ी। गुड मॉर्निंग मनीष और उमेश। वंशिका के कहने पर दोनों हमेशा हर्षिता का ख्याल रखते थे। उसे आते देख उन्होंने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। हर्षिता ने पंजों के बल खड़े होकर दोनों डिब्बे उनकी मेज पर रख दिए और उम्मीद भरी नज़र से उन्हें देखने लगी। ये क्या है? दोनों तुरंत पहचान गए कि ये ग्लोबल लिमिटेड एडिशन फिगर हैं, लेकिन हर्षिता के व्यवहार से हैरान होकर उन्होंने पूछ लिया। हर्षिता मुस्कुराई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये डैडी की तरफ से हैं। ये जानकर कि भेजने वाला कौन है, दोनों के चेहरे पर झिझक आ गई। उन्हें तोहफे बहुत पसंद आए, लेकिन वे उन्हें रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हर्षिता कुछ समय उनके साथ रह चुकी थी और उसने उनके कमरों में तरह तरह के फिगर देखे थे, इसलिए वह जानती थी कि उन्हें ये कितने पसंद आएंगे। फिर भी वे देर तक कुछ नहीं बोले। हर्षिता ने हल्के से उन्हें कोहनी मारी और कहा, तुम्हें ये पसंद है ना? दोनों ने सख्त बनने की कोशिश की, लेकिन फिगरों को देखकर मना नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने कहा, ये बहुत महंगे हैं, मम्मी हमें लेने नहीं देंगी। हर्षिता को उम्मीद नहीं थी कि वे मना कर देंगे। उन्होंने अपनी माँ का जिक्र भी कर दिया। वो मुंह फुलाकर, आंखें झुकाकर उनके सामने खड़ी हो गई, जैसे अभी रो पड़ेगी। ये देखकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जल्दी से कहा, अगर ये हर्षिता की तरफ से हैं, तो हम रख लेंगे। प्लीज़ अंकल राकेश को थैंक यू कहना। तभी जाकर हर्षिता के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। बैंकॉक से लौटने के दूसरे ही दिन वंशिका ने फिर से रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम शुरू कर दिया। पिछले 2 दिनों में जब वह बाहर थी, तब उसने सारा काम प्रभांश को सौंप दिया था। नतीजतन वह काफ़ी थक चुका था। उस रात जब उनका काम खत्म हुआ, तो वंशिका और प्रभांश साथ साथ बाहर निकले। प्रभांश ने मजाक में कहा, डॉक्टर मनोज, क्या मेरी मदद के बदले मुझे धन्यवाद कहने का कोई इरादा नहीं है? ये सुनकर वंशिका हल्के से हंसी, बिल्कुल है। आज रात हम दोनों फ्री हैं, तो क्यों न साथ में डिनर कर लें? असल में प्रभांश पहले भी कई बार उसे खाने के लिए बुला चुका था, लेकिन वंशिका हर बार मना कर देती थी। वह जानता था कि वह उसे सिर्फ एक सहकर्मी मानती है, इसलिए उसने उस पर कभी जोर नहीं डाला।
अब जब वंशिका ने खुद ये बात कही तो वह समझ गया कि यह बस उसकी मदद के बदले धन्यवाद देने का तरीका है। वो तुरंत मान गया, ठीक है, तुम्हारा ऑफर स्वीकार है। दोनों अपनी अपनी कार लेने चले गए। कार में बैठने के बाद वंशिका ने चांदनी को एक मैसेज भेजा और उसे मनीष और उमेश को लेने के लिए कहा। मैसेज भेजने के बाद वह प्रभांश की कार के आगे आगे चलने लगी। वो किसी अच्छी जगह के बारे में नहीं सोच पा रही थी, इसलिए उसने उसी रेस्टोरेंट का रुख किया जहां वह पिछली बार उदय के साथ गई थी। रेस्टोरेंट के बाहर कार पार्क करने के बाद जब प्रभांश पहुंचा तो दोनों अंदर चले गए। क्योंकि उन्होंने पहले से रिजर्वेशन नहीं कराया था, इसलिए ऑर्डर देने में थोड़ा समय लग गया। खाना आने का इंतजार करते हुए प्रभांश ने बातचीत शुरू की। सुना है मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जब मिस्टर कारण ने तुम्हें अपना शिष्य बनाने की पेशकश की थी तो तुमने मना कर दिया। वंशिका मुस्कराई, प्रोफेसर संजय का मार्गदर्शन ही मेरे लिए काफ़ी है। इसके अलावा मेरी रिसर्च की दिशा मिस्टर कारण से अलग है, इसलिए यही बेहतर था। वे दोनों मेडिकल कॉन्फ्रेंस की बातें कर ही रहे थे कि अचानक वंशिका का फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। उसने फ़ोन उठाकर देखा, ये कॉलेज के पेरेंट्स ग्रुप का मैसेज था। जब से मनीष और उमेश कॉलेज जाने लगे थे तब से लव ने उसे इस ग्रुप में जोड़ा था, लेकिन आमतौर पर ग्रुप शांत ही रहता था, इसलिए उसे हैरानी हुई कि आज अचानक मैसेज क्यों आया। उसने ग्रुप खोला और देखा कि मैसेज लव की ओर से था। मैसेज में लिखा था, प्रिय अभिभावकों, कॉलेज बच्चों को पौधे लगाने का आनंद देने के लिए एक वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित कर रहा है। यह एक रात का कार्यक्रम होगा। यदि किसी को कोई विशेष प्रश्न हो तो निजी रूप से मुझसे संपर्क करें। इसके बाद कई अभिभावकों के मैसेज थे। कोई जगह पूछ रहा था, कोई रवाना होने का समय, तो कोई यह कि क्या क्या सामान लाना होगा। लव ने सभी सवालों का जवाब दे दिया था। ये यात्रा आने वाले वीकेंड पर थी और ठहरने की व्यवस्था कॉलेज की ओर से की जाएगी। हर बच्चे के साथ एक अभिभावक का होना अनिवार्य था और सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान व एक जोड़ी कपड़े लाने थे। हर बच्चे के साथ एक माता पिता, ये सोचते ही वंशिका के दिमाग में हर्षिता का ख्याल आ गया। शायद राकेश या वाणी उसके साथ जाएंगे। वो उनमें से किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो इस गतिविधि में शामिल हुई तो आमना सामना होना तय था। कॉलेज के ज़्यादातर बच्चों के माता पिता अमीर थे और राकेश व वाणी के बारे में जानते थे। कुछ तो शायद चार्ल्स के जन्मदिन की पार्टी में भी गए होंगे। अगर इस ट्रिप के दौरान मेरा राकेश और वाणी से कोई पचड़ा हो गया तो पता नहीं बाकी लोग क्या बातें बनाएंगे। ये सोचकर वंशिका का सिर दर्द करने लगा। प्रभांश उसके सामने बैठा मेडिकल कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पूछ रहा था, लेकिन काफ़ी देर तक जवाब न मिलने पर उसने चिंता से उसकी ओर देखा और पाया कि वो फ़ोन को खाली नज़रों से घूर रही है। क्या हुआ? प्रभांश ने पूछा। धीरे धीरे वंशिका होश में आई और अपने मन की चिंता दबाते हुए मुस्कराए। कुछ नहीं, बस बच्चों के कॉलेज की एक एक्टिविटी है। ये देखकर कि वह और कुछ बताने के मूड में नहीं है, प्रभांश ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। डिनर के बाद वंशिका और प्रभांश अलग अलग होकर अपने अपने घर लौट गए। जब वंशिका घर पहुंची तो चांदनी दोनों बच्चों को पहले ही ले आई थी। वे कारपेट पर लेगो से खेल रहे थे। जैसे ही मनीष और उमेश ने वंशिका को अंदर आते देखा, वे तुरंत उसके चारों ओर आ गए। वंशिका ने उनके सिर सहलाते हुए चिंता से पूछा, क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया? उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और उसे उत्सुक आंखों से देखा। मम्मी, मिस वार्ड ने कहा है कि इस वीकेंड वो हमें पेड़ लगाने ले जाएंगी। ये सुनकर वंशिका थोड़ा चौंक गई। उसने नीचे देखा और बच्चों की ओर मुस्कराए। हाँ, मुझे पता है। ये कहते हुए उसने अनजान बनने का नाटक किया और लिविंग रूम में चली गई। मनीष और उमेश भी उसके पीछे पीछे कारपेट के पास आ गए। वंशिका नीचे बैठ गई और आधे बने लेगो के टुकड़ों से खेलने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर दुविधा साफ झलक रही थी। वापसी के पूरे रास्ते वह यही सोचती रही। आखिरकार वह उसी नतीजे पर पहुंची। अगर वह इस गतिविधि में शामिल हुई तो उसका सामना राकेश या वाणी से हो सकता है। ये कितना अजीब संयोग था। वह लगातार यही सोचती रही थी कि राकेश और वाणी से कैसे बचा जाए, और ठीक उसी समय कॉलेज ने ये गतिविधि आयोजित कर दी। मम्मी, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? दोनों बच्चे उम्मीद भरी आंखों से वंशिका को देखने लगे। यह उनकी पहली सामूहिक गतिविधि थी। यह विचार मनीष और उमेश दोनों को बहुत रोमांचक लग रहा था।
उनकी चमकती, आशावादी आंखें देखकर वंशिका हिचकिचा गई। वो उन्हें सीधे मना नहीं कर पाए। उसने बस इतना कहा, मैं आंटी मनिका से कहूंगी कि वे तुम दोनों के साथ चलें, ठीक है? उसके दिमाग में यही एक तरीका आया था। माँ की बात सुनकर मनीष और उमेश साफ साफ निराश हो गए। क्या आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती, मम्मी? वंशिका का दिल पिघल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बस मुझे इस वीकेंड ओवरटाइम काम करना है, शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊं। मनीष और उमेश कुछ देर तक उसे देखते रहे। वंशिका को नहीं पता चला कि वे उसकी बात समझ पाए या नहीं। उनकी आंखों में देखते ही उसे अपराध बोध और अफसोस होने लगा। ये पहली बार था जब कॉलेज शुरू होने के बाद बच्चे माता पिता के साथ किसी समूह गतिविधि में हिस्सा लेने वाले थे। यह उनके लिए यादगार और खास होना चाहिए था। निस्संदेह मनीष और उमेश चाहते थे कि वंशिका उनके साथ जाए, लेकिन वह उन्हें यह नहीं बता सकती थी कि वह राकेश और वाणी से बच रही है। आखिर यह बड़ों के बीच की बात थी। ठीक है। कुछ पल बाद मनीष और उमेश ने निराश होकर सिर हिला दिया। वंशिका ने मन ही मन राहत की सांस ली और अपना फोन निकालकर मनिका को कॉल किया। काफी देर बाद कॉल उठी। वंशिका, क्या हुआ, कोई समस्या है? मनिका की आवाज थकी हुई लग रही थी। वंशिका ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। क्या तुम अभी भी व्यस्त हो? मनिका ने लंबी सांस ली और कमजोर सी आवाज में कहा, इस बारे में बात मत करो। यहाँ अभी एक बहुत गंभीर मरीज आया है जिसे 24 घंटे निगरानी की जरूरत है। इस वीकेंड मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होगा। ये सुनकर वंशिका ने मनिका से मदद मांगने की बात मन में ही दबा ली। तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। पहले मरीज का ध्यान रखो। यहाँ सब ठीक है, बस बच्चे तुम्हें मिस कर रहे हैं। मनिका मुस्कराई। ठीक है, उनसे कहना कि मैं किसी और दिन आकर उनके साथ खेलूंगी। वे ज्यादा देर बात नहीं कर पाए और कॉल खत्म हो गई। वंशिका ने अपने पास खड़े मनीष और उमेश की ओर देखा और हल्की सी आह भरी। आंटी मनिका व्यस्त हैं, इस वीकेंड मैं ही तुम दोनों के साथ जाऊंगी। वो सिर्फ इस डर से बच्चों को मना नहीं कर सकती थी कि वहां राकेश और वाणी भी हो सकते हैं। मनीष और उमेश ने एक दूसरे की ओर देखा। खुशी से उछलते हुए उन्होंने वंशिका की बाहें पकड़ लीं। आप सबसे अच्छी हैं, मम्मी। वंशिका बस मुस्करा दी। लेकिन वीकेंड पर होने वाली उस अनिवार्य मुलाकात के ख्याल से उसका दिल भारी हो गया। गुप्ता निवास पर हर्षिता को घर वापस लाने के बाद जब राकेश ने व्हाट्सएप ग्रुप में आया संदेश देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। थोड़ी देर पहले लौटते समय हर्षिता उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। राकेश को अंदाजा हो गया कि यह पेड़ रोपण वाली गतिविधि से जुड़ा होगा। खाने के दौरान राकेश ने पहल करते हुए पूछा, क्या कॉलेज पेड़ लगाने की कोई गतिविधि आयोजित कर रहा है? अपने पिता के मुंह से यह सुनते ही हर्षिता उत्साह से सिर हिलाने लगी। वह कार में ही इस विषय को उठाना चाहती थी, लेकिन उसे याद आ गया कि आमतौर पर राकेश कॉलेज की ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने से कतराते हैं, इसलिए वह समझ नहीं पा रही थी कि उनसे कैसे कहे ताकि वह मान जाएं। हर्षिता के उम्मीद भरे चेहरे को देखकर राकेश ने हल्की सी कसमसाहट महसूस की। ये पहली बार नहीं था जब कॉलेज ने माता पिता और बच्चों के लिए कोई गतिविधि रखी हो। पहले राकेश के भारी काम, हर्षिता की रमन से जुड़ी स्थिति और उसका दूसरे बच्चों से घुलने मिलने में झिझकने के कारण वो अक्सर ऐसी गतिविधियों से बचते आए थे। लेकिन इस बार शायद मनीष और उमेश के प्रभाव से हर्षिता ने पहली बार इन गतिविधियों में रुचि दिखाई थी। मनीष और उमेश का हर्षिता पर पड़ रहे असर के बारे में सोचते हुए ही उसके कानों में हर्षिता की मासूम आवाज पड़ी। मैं जाना चाहती हूँ। हर्षिता बड़ी बड़ी आंखों से उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता को देख रही थी। उसे वंशिका से मिले काफी समय हो गया था। हर्षिता को यकीन था कि वंशिका मनीष और उमेश के साथ इस गतिविधि में जरूर आएंगी और तब वह उनसे मिल सकेगी। हर्षिता की बात सुनकर राकेश के चेहरे पर हैरानी झलक उठी। जब से वंशिका उससे दूरी बना रही थी, हर्षिता भी राकेश के सामने ज्यादा बोलती नहीं थी। लेकिन इस गतिविधि के लिए उसने पहली बार अपवाद किया था। क्या तुम सच में इतनी ज्यादा जाना चाहती हो? राकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हर्षिता ने दृढ़ता से सिर हिला दिया। ये देखकर राकेश कुछ पल के लिए झिझक गया। उसी सप्ताहांत के अपने अधूरे कामों को याद करते हुए उसने भारी आवाज में कहा, अगली बार साथ चलेंगे, ठीक है?
इस वीकेंड मुझे काम करना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। हर्षिता की आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसने इनकार में सिर हिला दिया। वो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे वंशिका से मिलना था। राकेश ने फिर समझाने की कोशिश की। मनीष और उमेश कहीं नहीं जा रहे, वे अगली गतिविधि में भी आएंगे, तुम तब उनके साथ खेल सकती हो। नहीं, हर्षिता ने मुंह फुलाते हुए साफ मना कर दिया। हर्षिता की जिद देखकर राकेश का सिर दर्द करने लगा। पहले हर्षिता खुद ऐसी गतिविधियों से दूर रहती थी और राकेश भी उन्हें समय की बर्बादी समझते थे। इस मामले में दोनों की सोच हमेशा एक सी रही थी, लेकिन इस बार वह इतनी अड़ी हुई थी। उसने अपनी छोटी सी मुठियां भींच ली और उम्मीद से राकेश को देखने लगी, जैसे वह उसका मन बदल देंगे। फिर भी राकेश चुप रहा। धीरे धीरे हर्षिता की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर झुका लिया और भर्राई आवाज में बुदबुदाई, मिस मनोज। वह वंशिका से मिलना चाहती थी। हर्षिता के मुंह से वंशिका का नाम सुनते ही राकेश का फेस तुरंत गहरा हो गया। वह हाल ही में बहुत व्यस्त रहा था, इसलिए उसने यह नहीं सोचा था कि वंशिका भी इस गतिविधि में शामिल होंगी। लेकिन ये सोचकर कि वंशिका उससे बच रही है, उसे पूरा यकीन नहीं हुआ कि वह खुद मनीष और उमेश को वहां लाएगी। उसे लगा कि शायद वंशिका बच्चों को जाने ही ना दे। उसी समय उसका फोन जल उठा। लव ने व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश भेजा था, अब तक किसी भी अभिभावक ने मुझे निजी रूप से संदेश नहीं किया है, इसलिए मैं मान लेती हूँ कि सभी आएंगे। ये गतिविधि बच्चों और उनके माता पिता के रिश्ते को और मजबूत करेगी। मैं इस मौके पर सभी को पहले से ही ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। स्क्रीन धीरे धीरे बुझ गई। राकेश का मन डगमगा गया। उसने हर्षिता के सिर पर हाथ फेरा और भारी स्वर में कहा, ठीक है, मैं समझ गया। जल्द ही वीकेंड आ गया। वंशिका सुबह सुबह बच्चों को कॉलेज लेकर पहुंची। ये पहली बार था जब मनीष और उमेश किसी समूह गतिविधि में भाग ले रहे थे। वंशिका का हाथ थामे हुए दोनों बच्चे उत्सुकता से इधर उधर देखते जा रहे थे। कई बच्चे एक एक करके मनीष और उमेश के पास आए और उनसे अभिवादन किया, और दोनों भाइयों ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी वंशिका को एहसास हुआ कि कॉलेज में मनीष और उमेश कितने लोकप्रिय हैं। मिस मनोज, अचानक पीछे से एक मासूम सी आवाज आई। वंशिका को हर्षिता से मिले काफी समय हो गया था और वह भी उसे बहुत याद कर रही थी। जब उसने उस नन्ही आवाज को सुना तो आदतन मुस्कुराते हुए वह मुड़ी और हर्षिता को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसकी नज़र राकेश की आंखों से टकरा गई। उसका फेस जड़ हो गया और होंठों पर आई मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने बस हाथ उठाकर हर्षिता के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। गुड मॉर्निंग हर्षिता। फिर उसने सामने खड़े व्यक्ति की ओर उदासीन नज़र से देखा। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता। क्योंकि यह एक आउटडोर गतिविधि थी, राकेश ने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे। गहरे रंग की हल्की विंडब्रेकर उसके लंबे और चौड़े कद को और उभार रही थी। माथे पर हल्के से झुके उसके बाल उसे कुछ ज्यादा युवा दिखा रहे थे। जब राकेश की नज़र वंशिका से मिली तो उसकी आंखें गहरी हो गईं। अगले ही पल उसने भी भावहीन सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था कि आप आज नहीं आएंगी मिस मनोज। ये सुनकर वंशिका एक पल को चौंक गई। वह अच्छी तरह समझ गई कि वह हाल ही में उससे दूरी बनाने की बात पर तंज कस रहा था। ये सोचकर उसके मन में कड़वाहट भर आई। क्या उसे खुद नहीं पता कि मैं उससे क्यों बच रही हूँ? फिर उसे मुझ पर टिप्पणी करने का क्या हक है? वंशिका ने खुद को संभालते हुए नजरें झुका लीं। यह मनीष और उमेश की पहली समूह गतिविधि है, इसलिए मुझे उनके साथ आना पड़ा। राकेश ने बगल में खड़ी हर्षिता की ओर देखा और सहमति जताई। आप सही कह रही हैं मिस मनोज। ये भी हर्षिता की तबीयत ठीक होने के बाद पहली समूह गतिविधि है, इसलिए चाहे मैं कितना ही व्यस्त क्यों न रहूं, मुझे उसके साथ समय बिताना ही पड़ा। हर्षिता की बीमारी का जिक्र होते ही वंशिका का दिल पिघल गया। उसने नन्ही बच्ची की ओर बेहद कोमल नज़र से देखा। हर्षिता अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वंशिका को देख रही थी। जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, हर्षिता खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। उस मासूम मुस्कान को देखकर वंशिका का दिल कसक उठा। काफी देर तक वह अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पाए। भीड़ बढ़ने लगी और कई माता पिता राकेश से परिचय करने के लिए आगे आने लगे। तभी वंशिका ने हर्षिता से नज़र हटाई और एक कदम पीछे हो गई। मैं आपको और व्यस्त नहीं करूंगी मिस्टर गुप्ता। ये कहकर उसने मनीष और उमेश का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। राकेश के आसपास माता पिता बातें करते रहे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था।
उसकी गहरी सोच में डूबी नजरें वंशिका की जाती हुई आकृति पर टिकी रहीं। उस दिन वंशिका ने पीले रंग की पोशाक पहनी थी, जिस पर सफ़ेद फूलों का डिज़ाइन बना था। बालों को कानों के पीछे सादगी से पिन किया गया था, जिससे वह बेहद सौम्य और मातृत्व से भरी लग रही थी। मनीष और उमेश, जो अपनी माँ का हाथ थामे थे, एक जैसे सफ़ेद स्पोर्ट्स आउटफिट में थे। वे किसी छोटे राजकुमारों से कम नहीं लग रहे थे। भीड़ के बीच वह तीनों बेहद आकर्षक दिख रहे थे। जब हर्षिता ने देखा कि वंशिका जा रही है, तो वह घबरा गई और राकेश का हाथ छुड़ाकर उसकी ओर दौड़ी। राकेश उसकी मंशा समझ गया। उसने उसे रोका नहीं और बस उसका हाथ छोड़ दिया। वंशिका अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि उसे किसी ने उसकी ड्रेस का पल्लू खींचते हुए महसूस किया। ये सोचकर कि कोई शरारती बच्चा होगा, वह पलटकर बोली ही थी कि छोड़ दे। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र हर्षिता के उदास चेहरे पर पड़ी। मिस मनोज, क्या आपको अब मैं पसंद नहीं हूँ? वंशिका की ड्रेस का पल्लू पकड़े हुए हर्षिता ने होंठ फुला लिए और आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा। हर्षिता ने नीले रंग का लेस वाला टॉप और लंबी सफ़ेद स्कर्ट पहन रखी थी। सिर पर बंधी बड़ी सी लाल रिबन और उसके गोरे चेहरे पर हल्की सी गुलाबी आभा उसे किसी नन्ही राजकुमारी जैसा बना रही थी। इसके अलावा कॉलेज में हर कोई जानता था कि वह राकेश की बेहद प्यारी और कीमती बेटी है। इसलिए जब लोगों ने देखा कि हर्षिता एक औरत की ड्रेस का किनारा पकड़े हुए दयनीय हालत में खड़ी है, तो आसपास मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस छोटी सी बच्ची की ओर मुड़ गईं। वैसे भी वंशिका का दिल शुरू से ही हर्षिता के लिए नर्म था। इतने सारे लोगों की निगाहों के बीच वंशिका उस पल पूरी तरह असहाय सी हो गई। उसने दूर खड़े राकेश की ओर नजर डाली। उस समय वो कुछ माता पिता से घिरा हुआ था और शालीनता से बातचीत में लगा हुआ था, मानो वंशिका की ओर चल रही स्थिति से पूरी तरह अनजान हो। आखिरकार वंशिका ने अपनी नज़रें हटा ली, झुककर बैठी और हर्षिता के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नापसंद नहीं कर सकती, तुम तो इतनी अच्छी बच्ची हो हर्षिता, उसने नरमी से कहा। हर्षिता ने सिसकते हुए बच्चों जैसी आवाज़ में शिकायत की। आप हाल ही में मुझसे मिलने नहीं आई मिस मनोज, मुझे आपकी बहुत याद आती है। ये सुनते ही वंशिका का दिल पिघल गया। उसका मन हुआ कि वह हर्षिता को बाहों में भर ले और प्यार से उसे मनाए। लेकिन आसपास मौजूद ढेरों नज़रों की वजह से वह बस बच्ची के हाथ थामकर ही कह पाए, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त थी और 2 दिन पहले ही बाहर के काम से लौटी हूँ। ये सुनकर हर्षिता की आंखों में हल्की सी उलझन झलक आई। वह हैरानी से वंशिका को देखने लगी। तो फिर आप वहाँ से चली क्यों गई? अगर मिस मनोज मुझे पसंद करती हैं, तो इतनी देर बाद मिलने पर उन्होंने मेरे साथ ज़्यादा समय क्यों नहीं बिताया? हर्षिता के इस सवाल पर वंशिका शब्द रह गई। वह उसे ये कैसे बता सकती थी कि वह उसके पिता राकेश की वजह से वहाँ से चली गई थी? वंशिका की लंबी चुप्पी देखकर हर्षिता फिर से मुंह फुलाने लगी। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर वंशिका अपराधबोध से भर गई। वह सोच ही रही थी कि बच्ची को कैसे समझाए, तभी उसने महसूस किया कि किसी की परछाई उस पर पड़ी है। उसने ऊपर देखा। राकेश कब भीड़ को चीरते हुए वहां आ पहुंचा, उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। वो उसके सामने खड़ा था और उसकी ओर ऐसी नज़र से देख रहा था जिसे पढ़ पाना आसान नहीं था। कुछ क्षणों बाद राकेश ने भारी आवाज में कहा, हर्षिता, मिस मनोज को मनीष और उमेश का ध्यान रखना है, हम उन्हें परेशान न करें। ये कहकर वह झुका और हर्षिता का हाथ पकड़ने लगा, लेकिन हर्षिता जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने पिता का हाथ पकड़ने से बचने के लिए एक ओर हो गई। फिर वो और भी पास आकर वंशिका के करीब खिसक गई और जिद्दी स्वर में बोली, मैं मिस मनोज के साथ रहना चाहती हूँ। हर्षिता की इस हरकत को देखकर राकेश और वंशिका दोनों के चेहरे एक साथ सख्त हो गए। आसपास मौजूद कई लोग पहले से ही राकेश की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे, इसलिए अब सबकी निगाहें वंशिका पर टिक गईं। घबराहट उसके भीतर उफान मारने लगी। जब उसने मनीष और उमेश के साथ इस गतिविधि में शामिल होने का फैसला किया था, तब उसने अंदाज़ा लगाया था कि कुछ ऐसा हो सकता है। फिर भी जब वो सच में इस अजीब स्थिति में फंस गई, तो उसे समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया दे। उसकी योजना के अनुसार उसे बेरहमी से उठकर वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन हर्षिता को देखकर वह ऐसा कर ही नहीं पाई। मिस मनोज, अगर आपको आपत्ति न हो तो क्यों न हम कुछ देर साथ ही रहें? राकेश सीधा खड़ा हुआ और वंशिका की ओर देखते हुए बोला। ये सुनकर हर्षिता उम्मीद भरी नजरों से वंशिका की ओर देखने लगी। कुछ पल के संकोच के बाद वंशिका ने आखिरकार सिर हिला दिया।
इस दौरान मनीष और उमेश राकेश को सतर्क नजरों से देख रहे थे। फिर भी वे आगे क्या होगा इसे लेकर उत्साहित भी थे। हालांकि वे अपने पिता को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह उनकी पहली क्लास एक्टिविटी थी। दोनों बच्चे इस बात से खुश थे कि इस बार उनके माता पिता दोनों उनके साथ थे। वंशिका खड़ी हुई और भीड़ की ओर एक नज़र डाली। आखिरकार उसने हर्षिता का हाथ थामने की हिम्मत नहीं की। राकेश उसकी झिझक समझ गया। उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसने हर्षिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास ले आया। इस बार हर्षिता ने विरोध नहीं किया। वह चुपचाप अपने पिता का हाथ थामे रही, लेकिन उसकी नज़रें अब भी वंशिका पर टिकी हुई थीं। जब सभी लोग आखिरकार पहुंच गए तो लव ने सभी से इकट्ठा होने को कहा और फिर पिछली रात तैयार की गई नामों की सूची के अनुसार उन्हें बस में चढ़ने दिया। वंशिका, मनीष और उमेश सूची के बिल्कुल अंत में थे। कक्षा के बाकी बच्चों के कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए वंशिका ही एकमात्र थी जिनके साथ 2 बच्चे थे। इसी कारण उनके बैठने की व्यवस्था बस की आखिरी पंक्ति में की गई थी। मनीष और उमेश के नाम पुकारने के बाद लव ने उनकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए सिर उठाया। तभी उसकी नज़र वंशिका के पास खड़े व्यक्ति पर पड़ी। मिस्टर गुप्ता, आप क्या हर्षिता भी जा रही है? राकेश ने उदासीनता से सिर हिलाया। हर्षिता भी जाना चाहती है। ये सुनकर लव थोड़ी असमंजस में पड़ गई, लेकिन हर्षिता ने पहले कभी इस तरह की गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया था। इसी वजह से लव ने सोचा था कि इस बार भी वह नहीं आएगी और इसलिए बस की सीट या होटल का कमरा उनके लिए बुक नहीं किया था। राकेश ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या कोई समस्या है? लव ने क्षमाप्रार्थी भाव से कहा, चूंकि आपने पहले कभी भाग नहीं लिया, इसलिए मुझे लगा कि आप इस बार भी नहीं आएंगे। शायद आपको दूसरे अभिभावकों के साथ बैठना पड़े। यह मेरी चूक है, मैं इसे संभाल लूंगी। उस दिन जब उसने नामों की सूची ली थी, तब न तो राकेश ने बताया था कि हर्षिता आएगी और न ही यह कहा था कि वह नहीं आएगी। मुझे एहतियात के तौर पर 2 अतिरिक्त सीटें और एक कमरा अलग रख लेना चाहिए था, लव ने मन ही मन सोचा। अब जबकि बैठने की व्यवस्था पहले से तय हो चुकी थी, उसके लिए 2 सीटें खाली करना आसान नहीं था। राकेश ने अपने बगल में खड़ी महिला की ओर देखा। मिस मनोज के साथ 2 बच्चे हैं, क्या वह मेरी और हर्षिता की खातिर अपनी एक सीट देने को तैयार होंगी? वंशिका मनीष और उमेश के साथ बस में चढ़ने ही वाली थी कि उनका नाम सुनकर वह अनायास ही रुक गईं। राकेश के सुझाव के कारण लव तुरंत वंशिका की ओर मुड़ी। मिस मनोज, मनीष और उमेश हमेशा हर्षिता के साथ अच्छे से रहते हैं, क्या आप? दूसरे शब्दों में वह भी चाहती थी कि वंशिका अपनी एक सीट छोड़ दें। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें साथ बैठना पड़ेगा, वंशिका ने सोचा। वंशिका ने राकेश की ओर देखा और शांति से सुझाव दिया, मिस्टर गुप्ता, आपका ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा होगा, है न? क्यों ना आप और हर्षिता कार से वहां पहुंच जाएं, बस से ज्यादा आरामदायक भी रहेगा। मैंने ड्राइवर को वापस भेज दिया है, राकेश ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। ये सुनकर वंशिका ने हल्के से होंठ भींच लिए और मना करने का कोई और बहाना नहीं सूझा। इस बीच लव वंशिका को गिड़गिड़ाती नजरों से देखने लगी। कुछ पल की चुप्पी के बाद वंशिका ने आखिरकार हामी भर दी। ठीक है, मैं मिस्टर गुप्ता के साथ बैठ जाऊंगी, ये कहकर वो बस में चढ़ गईं। राकेश हर्षिता का हाथ पकड़े उनके पीछे पीछे बस में चढ़ा। आखिरी पंक्ति में 5 सीटें थीं। एक पिता बेटी की जोड़ी पहले से वहां बैठी हुई थी। शुरू में बची हुई 3 सीटें वंशिका, मनीष और उमेश के लिए थीं। वंशिका ने अपने दोनों बेटों की ओर देखा। ये तय नहीं कर पा रही थी कि किसे गोद में बैठाएं। समझदारी दिखाते हुए मनीष बोला, उमेश बहुत हिलता डुलता रहता है, उसे अपनी सीट मिलनी चाहिए। उमेश को कोई आपत्ति नहीं थी। मम्मी हम दोनों से बराबर प्यार करती हैं, वह जानता था। और मनीष सही कह रहा है, मैं शांत नहीं बैठ पाऊंगा, इससे मम्मी को भी परेशानी होगी। इसलिए वंशिका ने मनीष को गोद में बिठा लिया और राकेश व हर्षिता के लिए एक सीट खाली छोड़ दी। जैसे ही राकेश बस में चढ़ा, सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। बस में चढ़ने से पहले सबने देखा था कि हर्षिता वंशिका के साथ कितनी अलग तरह से पेश आ रही थी, और अब उन्होंने देखा कि राकेश आकर वंशिका के पास बैठ गया। एक पल के लिए सब लोग उलझन में पड़ गए, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने यही मान लिया कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मनीष और उमेश हर्षिता के काफी करीब हैं। राकेश अभी अभी हर्षिता को लेकर बैठा ही था कि उसे महसूस हुआ कि वह उसकी गोद में बेचैनी से हिल-डुल रही है। वह हैरानी से भौहें सिकोड़ बैठा। उधर हर्षिता की नज़रें लगातार वंशिका पर टिकी हुई थीं।
मिस मनोज ने मुझे बहुत समय से गोद में नहीं लिया। मुझे भी वो गोद में लेना चाहिए, और पापा की गोद तो बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। वंशिका राकेश और हर्षिता को नज़रअंदाज करना चाहती थी, लेकिन छोटी सी लड़की की टकटकी उसे मजबूर कर गई कि वो मुड़कर देखे। मिस मनोज, हर्षिता ने अपनी बाहें वंशिका की ओर बढ़ा दी, मानो वह चाहती हो कि वंशिका उसे गोद में उठा ले। ये देखकर कि वंशिका पहले ही मनीष को संभाल रही है, राकेश ने हर्षिता को और कसकर थाम लिया। शरारत मत करो, हर्षिता। लेकिन हर्षिता को और भी ज्यादा असहज महसूस होने लगा और वह और जोर से हिलने लगी। मुझे मिस मनोज की गोद में जाना है। तब तक कुछ लोगों की नज़र उस पर पड़ चुकी थी, और ज्यादा ध्यान आकर्षित होने से बचने के लिए वंशिका ने राकेश की ओर सिर हिलाया। उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे उठा लूंगी। इतना कहकर उसने हर्षिता की ओर हाथ बढ़ाया। छोटी सी लड़की ने तुरंत उसके गले लग जाना चाहा। अब वंशिका की गोद में 2 बच्चे थे। सीट पर जगह कम पड़ने लगी। राकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमे से कहा, मनीष मुझे दे दो। ये सुनकर वंशिका चौंक गई। उसे मनीष और राकेश के रिश्ते का ख्याल आया। उसे लगा मनीष शायद मना कर देगा, आखिर वो आमतौर पर राकेश के प्रति ठंडा रहता था। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसकी गोद में बैठे मनीष ने सच में अपनी बाहें राकेश की ओर बढ़ा दीं। ये देखकर वंशिका और राकेश दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। राकेश की आंखों में हल्की सी हैरानी चमकी। उसने कभी सोचा नहीं था कि मनीष मान जाएगा। फिर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। वंशिका ने नजरें झुका लीं। उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया। मनीष ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वंशिका थक जाए। हालांकि उसने बाहें बढ़ाई थीं, लेकिन उसका फेस तनाव रहित नहीं था। राकेश की गोद में बैठते ही वो बिल्कुल सीधा बैठ गया और सामने देखने लगा। ये राकेश का पहला अनुभव था जब वह हर्षिता के अलावा किसी और बच्चे को गोद में लिए हुए था, इसलिए उसके हाव भाव कुछ सतर्क थे। बीच में बैठे उमेश ने देखा कि मनीष राकेश की गोद में है, तो उसे हल्की सी जलन हुई। इसके बाद सब चुप हो गए। सिर्फ हर्षिता खुश थी। वह वंशिका की गोद में बैठकर उसकी उंगलियों से खेल रही थी। पूरे रास्ते किसी ने एक शब्द नहीं कहा। आखिरकार बस अपने गंतव्य पर पहुंच गई। जैसे ही बस रुकी, मनीष तुरंत राकेश की गोद से उतर गया और उमेश के पास खड़ा हो गया। वंशिका ने भी हर्षिता को नीचे उतार दिया ताकि वह वापस अपने पिता के पास जा सके। बस से उतरते समय वंशिका ने फिर से मनीष और उमेश का हाथ पकड़ लिया, जबकि राकेश ने हर्षिता का हाथ थाम लिया। मानो बस के अंदर जो हुआ था वह कभी हुआ ही न हो। बस से उतरते ही उनके सामने हरियाली से भरा नज़ारा था। कॉलेज ने पेड़ रोपण के लिए उपनगर में स्थित एक बॉटेनिकल गार्डन चुना था। वो पहाड़ की ढलान पर स्थित था। चारों ओर हरे भरे जंगल थे और वातावरण जीवन से भरपूर लग रहा था। एकमात्र समस्या ये थी कि वह इलाका काफी दूरदराज था और पास में सिर्फ एक ही होटल था। रास्ते में लव ने होटल के प्रभारी से संपर्क किया था ताकि आखिरी समय में राकेश और हर्षिता के लिए एक कमरा मिल सके। लेकिन जब उसे पता चला कि सारे कमरे भर चुके हैं, तो वह चिंतित और पश्चाताप से भर गई। बस से उतरते ही वो तुरंत राकेश को ढूंढने गई। मिस्टर गुप्ता, होटल के सारे कमरे भर चुके हैं। शायद आपको किसी और अभिभावक के साथ कमरा साझा करना पड़े। राकेश ने भौहें सिकोड़ते हुए हर्षिता की ओर देखा। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पता नहीं हर्षिता ये बात स्वीकार कर पाएगी या नहीं। जब उस समय कोई और विकल्प नहीं बचा, तो राकेश ने सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद लव ने बाकी अभिभावकों को इकट्ठा किया और पूछा कि कौन राकेश के साथ कमरा साझा करने को तैयार है। हर्षिता राकेश का हाथ थामे हुए थी। जैसे ही उसने लव की बात सुनी, उसकी नज़र तुरंत वंशिका की ओर चली गई। मैं खूबसूरत मिस मनोज के साथ सोना चाहती हूँ। राकेश की हैसियत और उसके असाधारण रूप के कारण ज्यादा देर नहीं लगी कि कई अभिभावक आगे बढ़ आए और खुशी खुशी अपने कमरे साझा करने की पेशकश करने लगे। कुछ महिलाएं तो अपने बच्चों को लेकर भी आगे आ गईं। लेकिन अपनी रमन की समस्या के कारण इतने सारे अजनबियों से घिरी हर्षिता का फेस पीला पड़ गया। राकेश का ध्यान हटते ही वह उसका हाथ छुड़ाकर भाग गई। वो सीधी वंशिका से टकराई, जो किनारे खड़ी इंतजार कर रही थी। हर्षिता ने ऊपर देखकर उसे देखा। क्या हुआ, हर्षिता? लड़की का फेस देखकर वंशिका को चिंता होने लगी। हर्षिता ने वंशिका की स्कर्ट का किनारा पकड़ लिया और दृढ़ नजरों से कहा, मिस मनोज के साथ रहना है। ये सुनकर वंशिका सन्न रह गई। अगर सिर्फ हर्षिता होती तो मैं कभी मना नहीं करती,
लेकिन अगर मैं उसे अपने साथ ठहरने दूं तो इसका मतलब ये होगा कि राकेश भी उसी कमरे में रहेगा। वंशिका समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेगी। राकेश हर्षिता को वापस बुलाने ही वाला था कि उसने देखा वह वंशिका के पास चली गई है। तभी उसे सब समझ में आ गया। यहाँ हर्षिता किसी और अभिभावक को नहीं जानती सिवाय वंशिका के। अगर मैं नहीं चाहता कि वह डर जाए तो एकमात्र उपाय यही है कि हम वंशिका के साथ रहें। लेकिन पता नहीं वंशिका क्या सोचेगी। ये सोचकर राकेश ने बाकी लोगों को हल्की मुस्कान के साथ मना किया और वंशिका की ओर बढ़ा। उसने धीमी आवाज में पूछा, मिस मनोज, क्या आपके लिए यह सुविधाजनक होगा कि हर्षिता और मैं आपके साथ ठहर जाएं? ये सुनकर वंशिका चौंक गई और उसने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मुझे लगा था कि वह भी मेरी तरह ही सोचेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह खुद मुझसे ऐसा अनुरोध करेगा। कुछ पल तक वंशिका कुछ कह नहीं पाई। स्वाभाविक रूप से वह राकेश के साथ एक ही कमरे में रहने की बिल्कुल इच्छुक नहीं थी, लेकिन वह हर्षिता की हालत को लेकर भी चिंतित थी। अभी अभी डरी हुई हर्षिता का फेस अब भी पीला था। जब उसने देखा कि वंशिका हिचकिचा रही है तो उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने उदास होकर सिर झुका लिया। जिन अभिभावकों को राकेश ने ठुकरा दिया था वे भी पीछे पीछे आ गए थे। वे पहले ही जलन महसूस कर रहे थे कि राकेश ने उन्हें मना कर वंशिका से रहने की बात की और वंशिका की हिचकिचाहट ने उन्हें और खींचा दिया। हर्षिता आपको इतना पसंद करती है मिस मनोज, आप एक बच्चे को इतना दुखी कैसे कर सकती हैं? किसी ने कहा। अगर आप नहीं चाहती तो साफ साफ कह दीजिए। हम तो मिस्टर गुप्ता और हर्षिता का खुले दिल से स्वागत करने को तैयार हैं, किसी और ने टिप्पणी की। इन बातों से वंशिका का फेस उतर गया। उसी क्षण राकेश ने उन लोगों पर ठंडी नजर डाली। उसकी निगाहों से वे सब सहम गए और चुप हो गए। फिर राकेश ने नजर हटाकर वंशिका की ओर देखा। हर्षिता की स्थिति थोड़ी अलग है। वह अजनबियों के साथ रहना स्वीकार नहीं कर पाती। किसी को इतना पसंद करना उसके लिए बहुत दुर्लभ है मिस मनोज। इसलिए उसकी खातिर मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप हमें अपने साथ रहने दें। वंशिका को एहसास हुआ कि हर्षिता उसके साथ इतनी सहज थी कि वह उसकी बीमारी को भूल ही गई थी। अब राकेश की बात याद आते ही उसे पहले हर्षिता के डरे हुए चेहरे का ख्याल आया और उसका दिल कसक उठा। लव भी पास आ गई और परेशानी भरी नजरों से वंशिका की ओर देखा। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको परेशान कर रही हूं मिस मनोज। अगर आप सहमत हों तो मैं आपको बड़ा कमरा दे दूंगी जिसमें 2 सिंगल बेड हैं। इस तरह सबके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। हर्षिता के मासूम और दुखी चेहरे को देखकर वंशिका ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। ठीक है, तो ऐसा ही सही, धन्यवाद मिस लव। जब वे अपने कमरे में व्यवस्थित हो गए तब तक रात हो चुकी थी। लव माता पिता को उस रेस्टोरेंट की ओर ले गई जिसे बॉटेनिकल गार्डन ने उनके लिए तैयार किया था। वंशिका मनीष और उमेश को लेकर खाना लेने गई। रेस्टोरेंट में बॉटेनिकल गार्डन के कर्मचारी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थे और यह बात हर्षिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो वंशिका के पीछे पीछे लगी रही और पल भर के लिए भी उसकी ओर से नजर नहीं हटाए। जब वंशिका ने हर्षिता की निगाहों को महसूस किया तो उसने पलटकर देखा। हर्षिता के डरे सहमे चेहरे को देखकर वंशिका की आंखों में पीड़ा झलक आई। उसने तुरंत मनीष और उमेश से हाथ पकड़ने को कहा ताकि उसका एक हाथ खाली हो सके और वह हर्षिता का हाथ थाम सके। जैसे ही वंशिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हर्षिता ने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान आ गई और आंखें खुशी से चमक उठीं। उसके चेहरे से डर का नामोनिशान मिट चुका था। राकेश अब भी हर्षिता को लेकर चिंतित था, इसलिए वह उनके पीछे पीछे आ गया। उसने देखा कि वंशिका और हर्षिता हाथों में हाथ डाले चल रहे हैं और ये दृश्य देखकर उसके दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ आईं। जब वंशिका की बारी आई खाना लेने की तो उसे एक साथ 4 प्लेटें संभालना मुश्किल लगा। वो सोच ही रही थी कि पहले एक प्लेट लेकर जाए और फिर वापस आकर बाकी ले, तभी पीछे से एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा। मैं कर लूंगा, राकेश ने धीमी आवाज में कहा। वह पल भर के लिए चौंकी, लेकिन बच्चों की ओर देखकर, जो जरूर भूखे होंगे, उसने मना नहीं किया। उसने उसे एक प्लेट थमा दी और खुद खाना लेना जारी रखा। आखिर में उसने राकेश के लिए भी एक प्लेट ले ली। खाने के समय हर्षिता वंशिका से अलग नहीं होना चाहती थी और उसके पास बैठने की जिद करने लगी। वंशिका बच्चों को लेकर टेबल पर बैठ गई। फिर राकेश हर्षिता के दूसरी ओर आकर बैठ गया। छोटी सी हर्षिता बेहद खुश थी। एक ओर उसके पापा थे और दूसरी ओर उसकी प्यारी वंशिका।
वहीं मनीष और उमेश हर्षिता के पास बैठे उस आदमी को देखकर अंदर ही अंदर खिन्न हो रहे थे। अगर कोई हमें इस तरह देखे तो सोचेगा कि हम एक परिवार हैं, लेकिन ये बेकार पापा किसी और औरत से शादी करना चाहते हैं। वो मम्मी के साथ नहीं रहना चाहता। इस सोच से उन्हें इतना गुस्सा आया कि वे राकेश की ओर देखना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर झुका लिया और चुपचाप खाना खाने लगे। चलो खाओ मनीष और उमेश। हर्षिता मुस्कराई और अपने छोटे चम्मच से थोड़ा सा खाना उठाकर दोनों लड़कों की प्लेटों में रख दिया। मनीष और उमेश एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि हर्षिता गंभीरता से अपने छोटे से चम्मच से खाना उठाकर राकेश और वंशिका की प्लेटों में भी रख रही है। वो मासूमियत से बोली, चलो खाओ डैडी और मिस मनोज। उसकी छोटी सी चम्मच अपनी ओर बढ़ी देख वंशिका का दिल पिघल गया। अगर मेरी बेटी उन सालों पहले जिंदा रहती तो शायद वह भी इतनी ही प्यारी और समझदार होती। उधर हर्षिता की हरकत देखकर राकेश की नज़र गहरी हो गई। पिछली बार जब बात फैली थी, माँ घर आई थी और उन्होंने वंशिका और मेरे बारे में बात की थी। तब हर्षिता ने उम्मीद भरी आंखों से मुझसे पूछा था, क्या मैं वंशिका से शादी कर रहा हूँ। उसने कहा था कि अगर वंशिका उसकी मम्मी बन जाए तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या नहीं, लेकिन जब भी हर्षिता वंशिका के साथ होती है मुझे लगता है कि वह उसे अपनी माँ ही मान लेती है। अगर हर्षिता को पता चल जाए कि जिस मिस मनोज को वह इतना चाहती है वही उसकी असली माँ है, ये सोचकर राकेश ने हर्षिता और उसके पास बैठी उस औरत की ओर जटिल नज़र से देखा और चुपचाप खाना खाने लगा। वंशिका ने उसकी नज़र महसूस की और भ्रमित सी होकर ऊपर देखा। दोनों की आंखें मिलीं तो राकेश ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। आखिरकार उसने कुछ भी कहे बिना अपनी नज़र फेर ली। वंशिका ने सोचा था कि वे रात के खाने के बाद तुरंत लौट जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे रेस्तरां से बाहर निकले तीनों बच्चे बाहर के दृश्य को देखकर वहीं ठिठक गए, मानो किसी जादू में बांध गए हों। वंशिका ने भी उनकी नज़र के पीछे देखा। रेस्तरां पहाड़ की चोटी पर बने एक बॉटनिकल गार्डन में स्थित था। स्वाभाविक रूप से वहां इंसानों द्वारा बनाई गई संरचनाएं और कृत्रिम रोशनी बहुत कम थी, इसलिए रोशनी का मुख्य स्रोत पूर्णिमा का चांद था। पेड़ों की छाया से छनकर आती चांदनी नर्म और धुंधली लग रही थी, जो पूरे बॉटनिकल गार्डन को एक आकर्षक चमक दे रही थी। कई माता पिता अपने बच्चों के साथ उस सुंदर बाग में टहल रहे थे। उमेश ने वंशिका का हाथ खींचते हुए विनती की, मम्मी चलो हम भी बाग में टहलें। वंशिका को ऐसे सुकून भरे पल बहुत कम मिलते थे। खूबसूरत नज़ारा देखकर वह भी खुद को रोक नहीं पाई और राकेश से कहा, मैं बच्चों को लेकर बाग में टहलने जा रही हूँ, आप हर्षिता को पहले कमरे में ले जाए मिस्टर गुप्ता। ये कहकर उसने हर्षिता का हाथ छोड़ने की कोशिश की ताकि वह राकेश के साथ लौट जाए, लेकिन छोटी बच्ची ने वंशिका का हाथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरन वंशिका को उसे भी अपने साथ टहलने ले जाना पड़ा। वे बाग के एक अपेक्षाकृत सुनसान हिस्से में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर उमेश जोश में आ गया और बोला, मम्मी चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। वंशिका मुस्कुराई और मान गई। ठीक है, लेकिन बहुत दूर मत भागना, ये सुरक्षित नहीं है। बच्चों ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। वंशिका ने सोचा था कि वह हर्षिता के साथ बच्चों को ढूंढेगी, लेकिन छोटी बच्ची खुद छुपने के लिए उतावली दिख रही थी। हर्षिता ने पहले कभी छुपन छुपाई नहीं खेली थी, और जब लड़कों ने ये खेल सुझाया तो उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। आखिरकार वंशिका ने मनीष और उमेश से कहा कि वे हर्षिता का ध्यान रखें, फिर उसने आंखें बंद कर ली और बच्चों को छुपने दिया। तैयार हो, मैं ढूंढने आ रही हूँ। कुछ सेकंड देने के बाद वंशिका ने जोर से कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक पेड़ के पीछे से हर्षिता की मासूम आवाज आए, तैयार। वंशिका हंस पड़ी। हालांकि हर्षिता की आवाज से बच्चों की छुपने की जगह जाहिर हो गई थी, फिर भी वंशिका ने अनजान बनते हुए उन्हें ढूंढने का नाटक किया। तभी अचानक उसके बगल में एक महिला की आवाज गूंजी, तुम मनीष की माँ हो, है ना? वंशिका ने ऊपर देखा और सामने एक भव्य कपड़ों में सजी महिला को खड़ा पाया। महिला एक छोटी लड़की का हाथ थामे हुए थी और वंशिका को चालाकी भरी मुस्कान दे रही थी। यह महसूस करते हुए कि सामने वाली की नीयत अच्छी नहीं है, वंशिका ने अपने भीतर उठती सावधानी को छुपाते हुए पूछा, हाँ मैं ही हूँ, आप कौन हैं? महिला ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा और बोली, मेरा परिचय मायने नहीं रखता, मैं यहाँ तुम्हें एक बात याद दिलाने आई हूँ, मिस मनोज।
उम्मीद है तुम मेरी सलाह को हल्के में नहीं लोगी। उसकी बातों से वंशिका की भौहें सिकुड़ गईं। महिला आगे बोली, हर्षिता हमेशा से मिस्टर गुप्ता की आंखों का तारा रही है। मिस्टर गुप्ता तुम्हें बस इसलिए ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि उनकी बेटी तुम्हारे और तुम्हारे बेटों के करीब है। ये तुम्हारे परिवार के लिए एक सम्मान की बात होनी चाहिए। फिर उसका लहजा ठंडा हो गया। मिस मनोज, अपनी हैसियत को समझो। अपने बच्चों की दोस्ती के सहारे यह मत सोचो कि तुम्हें मिस्टर गुप्ता के साथ कोई रिश्ता बनाने का मौका मिल सकता है। मिस्टर गुप्ता तुमसे सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बात करते हैं। गुप्ता परिवार में घुसने के सपने मत देखो। उस महिला की बातों से वंशिका का सिर दर्द से भर उठा। मुझे पता था कि यहाँ राकेश से टकराना ऐसी घटिया बातों को न्योता देगा। बस यह नहीं सोचा था कि इतना जल्दी होगा। आप हालात को गलत समझ रही हैं। वंशिका ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन महिला ने घृणा से उसे बीच में ही काट दिया। गलत समझ रही हूँ। सब जानते हैं कि आजकल तुम मिस्टर गुप्ता के साथ कितना समय बिता रही हो। अपनी सीमा में रहो। मिस मनोज, मिस्टर गुप्ता की मंगेतर मिस मेलोडी हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उम्मीद है तुम इस बेकार कोशिश में खुद को अपमानित नहीं करोगी कि कैसे मिस्टर राकेश और वाणी की आने वाली शादी का जिक्र होते ही वंशिका ने नजरें झुका लीं। उसने अपनी जुबान पर आए जवाब को निगल लिया और उस बदतमीज औरत से शांत स्वर में कहा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। आगे से मैं ज्यादा सावधान रहूंगी। उस औरत ने वंशिका की इस विनम्रता को अपनी जीत समझ लिया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह आज रात की इस घटना के बारे में वाणी को जरूर बताएगी और इस बहाने होने वाली मिसेस गुप्ता की खुशामद भी कर लेगी। ये सोचते हुए उसने वंशिका को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, अच्छा है, तुम कभी भी मिस्टर गुप्ता के लायक नहीं हो सकती। उनकी बातचीत इतनी देर तक चली कि हर्षिता को हैरानी होने लगी कि वंशिका अब तक उन्हें ढूंढने क्यों नहीं आई। वह पेड़ के पीछे से झांकने लगी और उसने देखा कि एक सख्त चेहरे वाली औरत वंशिका के सामने खड़ी है। हर्षिता को लगा कि वह औरत वंशिका को तंग कर रही है। वह जल्दी जल्दी उनके पास दौड़ी आई। मिस मनोज को मत सताओ, हर्षिता चिल्लाई और जाकर वंशिका की टांगों से लिपट गई। उसने उस बदतमीज औरत को घूर कर देखा। हर्षिता के अचानक सामने आने से वह औरत चौंक गई। उसने तुरंत मुस्कान ओढ़ ली और घुटनों के बल बैठ गई। अरे, ये तो मिस हर्षिता है ना? तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। कहते हुए उसने हर्षिता के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश की। लेकिन रमन की वजह से हर्षिता अजनबियों से डरती थी। जब उसने उस अनजान औरत को अपने सिर की ओर हाथ बढ़ाते देखा तो उसने उसका हाथ झटक दिया और सतर्क नजरों से उसे देखने लगी। हर्षिता की इस प्रतिक्रिया से उस औरत के चेहरे के भाव जम गए। उसे यह बात भी खल रही थी कि हर्षिता वंशिका के कितनी करीब है। फिर भी उसने जिद में आकर दोबारा हर्षिता के पास जाने की कोशिश की। डरो मत मिस हर्षिता, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मुझे बस तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कहते हुए उसने फिर से हाथ बढ़ाया। हर्षिता की आंखों में डर साफ झलकने लगा। वह वंशिका के पीछे छिप गई और उसकी टांगों को कसकर पकड़ लिया। वंशिका ने चिंता से भौहें सिकोड़ ली और उस औरत को हर्षिता के पास आने से रोकते हुए कहा, हर्षिता अजनबियों से डरती है। अगर आपको सच में वह पसंद है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। हर्षिता की बार बार की नापसंदगी और वंशिका की बातों से वह औरत गुस्से से भर गई। वह खड़ी हो गई और तैश में बोली, मैं मिस मेलोडी के करीब हूँ और वह जल्द ही हर्षिता की माँ बनने वाली हैं। हर्षिता से मेरा रिश्ता तुम्हारे कारण नहीं तय होगा। वाणी का नाम फिर से सुनते ही वंशिका के चेहरे के भाव बदल गए। वह औरत सच कह रही है, मुझे हर्षिता के रिश्तों में दखल देने का कोई हक नहीं है। लेकिन हर्षिता सच में इस अजनबी से डरी हुई थी। वह अब भी वंशिका की टांगों से कांपती हुई चिपकी हुई थी। ये सोचकर वंशिका ने कहा, चूंकि आपकी बेटी और हर्षिता एक ही क्लास में हैं, तो आपको उसकी स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। उसे अजनबियों का छूना पसंद नहीं है। आपकी पहले की सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर और कुछ नहीं है तो कृपया यहाँ से जाएं। हर्षिता अभी बहुत घबराई हुई है। इतना कहकर वंशिका ने डर से कांपती हर्षिता को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। डरी और सहमी हुई हर्षिता ने आंसुओं से भरी आंखों से उस अनजान औरत को घूरा। लेकिन वह औरत वंशिका की बातों को नजरअंदाज करती रही। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वह कुछ और कहने ही वाली थी कि तभी उनके पास कदमों की आहट सुनाई दी। इसके बाद राकेश की ठंडी और भारी आवाज गूंजी, हर्षिता को क्या हुआ? अपने पिता को देखते ही हर्षिता दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर पकड़ लिया। रोते हुए वह बोली,
वो आंटी मिस मनोज को पसंद नहीं करती। राकेश ने हल्की सी भौहें सिकोड़ लीं। वह पहले वंशिका और बच्चों के पीछे आने ही वाला था, लेकिन रास्ते में कुछ अभिभावकों की बेकार की बातचीत में फंस गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब वह पहुंचेगा तो हर्षिता रोती हुई मिलेगी। राकेश ने तुरंत समझ लिया कि हर्षिता जिस आंटी की बात कर रही है वह वही अनजान औरत है जो वंशिका के सामने खड़ी थी। वंशिका को पहले ही एक महिला की आवाज़ सुनाई दी थी, जो उसे वंशिका के पास आते देख तुरंत अपना गुस्सा दबा गई। वह हकलाते हुए बोली, मिस्टर गुप्ता। राकेश ने उसे ठंडेपन से सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर सीधे वंशिका के पास आया। नर्म स्वर में उसने पूछा, क्या हुआ? वंशिका की नज़र उस महिला पर गई जो अब अपराध बोध से भरी लग रही थी। उसे थोड़ी देर पहले हुई बातचीत याद आई और उसने सोचा कि सच बताकर और परेशानी खड़ी करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसने सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं। वह बस हालचाल पूछने आई थी, लेकिन हर्षिता को अजनबियों से डर लगता है, इसलिए वह घबरा गई। उसकी बात सुनकर राकेश ने उस अनजान महिला को संदेह भरी नज़र से देखा और कहा, हर्षिता आमतौर पर इतनी डरपोक नहीं होती। राकेश की प्रभावशाली मौजूदगी से महिला घबरा गई। उसने अपराधी भाव से सिर झुकाया और बोली, मैंने बस सोचा कि मिस हर्षिता बहुत प्यारी लग रही हैं, इसलिए मैं उनके बाल सहलाना चाहती थी। मुझे नहीं लगा था कि वह डर जाएंगी। कृपया मेरी माफ़ी स्वीकार करें। राकेश ने अपनी गोद में बैठी हर्षिता को देखा, जो होंठ फुलाए चुपचाप वंशिका की ओर देख रही थी। साफ था कि मामला इतना सरल नहीं था, और यह भी स्पष्ट था कि वंशिका सच नहीं बताना चाहती। ये सोचकर कि वंशिका उससे दूरी बनाए हुए है, राकेश की नाराज़गी और बढ़ गई, जो उसकी गहरी होती निगाहों में झलकने लगी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगा था कि हर्षिता के सहपाठियों के माता पिता उसकी स्थिति के बारे में जानते होंगे। चूंकि आपको इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अगले 2 दिनों तक मेरी बेटी से दूरी बनाए रखें। उसे दोबारा मत डराइए। महिला ने होंठ भींच लिए। वह अगले 2 दिनों में राकेश और हर्षिता के करीब आने की योजना बना रही थी, ताकि गुप्ता परिवार के साथ अच्छा संबंध बना सके। लेकिन राकेश के शब्दों ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिर भी वह ठंडे चेहरे वाले राकेश के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने आज्ञा मानने का वादा किया और अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। महिला के जाते ही हर्षिता ने सिसकना बंद किया। वह अपने पिता की बाहों से छूटकर वंशिका की ओर दौड़ी और उसकी स्कर्ट पकड़ ली। थोड़ी देर पहले हर्षिता ने जिस तरह वंशिका की रक्षा की थी, उसे याद कर वंशिका भावुक हो गई। उसने प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। फिर उसने हर्षिता का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे अब तक पता नहीं चला कि लड़के कहाँ हैं। चलो उन्हें साथ मिलकर ढूंढते हैं, ठीक है? ये सुनकर हर्षिता की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह सिर हिलाने लगी और वंशिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वंशिका हर्षिता को लेकर बॉटेनिकल गार्डन में अपने बेटों को ढूंढने लगी। मनीष और उमेश विदेश में पले बड़े थे और वंशिका की व्यस्त जिंदगी के कारण उन्हें काफ़ी आज़ादी मिली थी, इसलिए वे अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा साहसी थे और छिपने के लिए काफ़ी दूर निकल गए थे। हालांकि वंशिका को ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि वे अपनी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। उधर राकेश चुपचाप वंशिका और हर्षिता के पीछे पीछे चल रहा था। दोनों को हाथों में हाथ डाले चलते देख उसके दिल में नरमी भर आए। मनीष, उमेश। चलते चलते हर्षिता पुकार उठी। ये सुनकर वंशिका को पहले का वो पल याद आ गया, जब हर्षिता ने उसे जवाब दिया था और वह उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बिना न रह सकी। अचानक हर्षिता ने वंशिका का हाथ खींचा और बोली, उधर। वंशिका हर्षिता के पीछे पीछे एक उलझे हुए रास्ते से गुजरी और हैरान रह गई जब उसने देखा कि लड़के एक कृत्रिम पहाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। हर्षिता, तुम्हें कैसे पता चला कि मनीष और उमेश यहाँ छिपे हैं? वंशिका ने हैरानी से पूछा। लड़के हमेशा सबसे अनोखी जगहों पर छिपते थे और उन्हें ढूंढने में वंशिका को अक्सर मुश्किल होती थी। उसे कभी नहीं लगा था कि हर्षिता उन्हें इतनी आसानी से ढूंढ लेगी। हर्षिता ने सिर टेढ़ा किया और बोली, मुझे नहीं पता, बस अंदाज़ा लगाया था। वंशिका ने इस जवाब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत उस पर भरोसा कर लिया। जब राकेश, वंशिका और बच्चे अपने अपने कमरों में लौटे, तब रात के 9 बज चुके थे। छुपन छुपाई खेलने के बाद मनीष और उमेश पसीने से तरबतर हो चुके थे। कमरे में पहुंचते ही वंशिका ने लड़कों को तुरंत बाथरूम में ले जाकर नहलाना शुरू कर दिया। कभी कभी बाथरूम से उनकी शरारती हंसी और बातें सुनाई दे रही थीं। बिस्तर पर बैठी हर्षिता ईर्ष्या भरी नज़रों से बाथरूम के दरवाजे को देख रही थी।
मिस मनोज हमेशा मुझे नहलाया करती थी जब मैं उनके घर रहती थी। पापा मुझे घर ले गए, उसके बाद सिर्फ मिस प्रियंका ही मुझे नहलाती हैं। मिस मनोज बहुत प्यार से नहलाती थीं और उनका शैम्पू कितना अच्छा महकता था। हर्षिता के चेहरे के भाव देखकर राकेश के मन में भी उलझन पैदा हो गई। क्या हर्षिता वंशिका पर ज्यादा निर्भर हो गई है, या फिर माँ बेटी के रिश्ते का बंधन ही इतना गहरा होता है? इसी बीच वंशिका लड़कों को नहलाकर बाहर ले आई। मनीष और उमेश के बाल अब भी गीले थे और वे आपस में शरारत कर रहे थे। वंशिका ने हेयर ड्रायर उठाया और उनके बाल सुखाने लगी। तभी राकेश ने कहा, मिस मनोज, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप हर्षिता को भी नहला देंगी? वंशिका चौंक गई। हर्षिता उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। प्लीज मिस मनोज, राकेश ने धीमी आवाज में समझाया। मैं एक पुरुष हूं, हर्षिता को नहलाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आप यह एहसान कर देंगी। हर्षिता की मासूम आंखों को देखकर वंशिका का दिल पिघल गया। वह मना नहीं कर सकी। फिर उसकी नज़र अपने दोनों बेटों पर गई, जिनके बाल अब भी गीले थे। 1 मिनट दीजिए, पहले मैं इनके बाल सुखा लूं, कहते हुए उसने ड्रायर चालू किया। उसी पल एक बड़ा सा हाथ आगे बढ़ा और ड्रायर उसके हाथ से ले लिया। वंशिका ने बगल में देखा, राकेश कब पास आ गया उसे पता ही नहीं चला। अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं कर देता हूं, राकेश ने कहा। हर्षिता पहले ही बहुत पसीना बहा चुकी है, मुझे डर है कि अगर देर हुई तो उसे सर्दी लग सकती है। ये कहते हुए वह ड्रायर लेकर मनीष और उमेश के पास चला गया। दोनों लड़के एक साथ चुप हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि राकेश उनके बाल सुखा रहा है। उमेश अपनी उंगलियों को देखने लगा, मानो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही न हो। मनीष बिल्कुल सीधा बैठा रहा, सामने देखते हुए, तनाव साफ झलक रहा था। वंशिका को डर था कि बच्चे राकेश से असहज होंगे, लेकिन उनकी शांति देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। फिर वो बिना कुछ कहे हर्षिता को बाथरूम में ले गई। हर्षिता आज नहाते समय बेहद खुश थी, जैसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसकी शरारतें वंशिका को उन दिनों की याद दिला रही थीं जब वह हर्षिता को अपने घर पर नहलाया करती थी। वंशिका ने मन ही मन आह भरी। उसे याद आया कि आखिर क्यों राकेश ने हर्षिता को अपने साथ ले लिया था। बोटेनिकल गार्डन की वह घटना आखिरी वजह बन गई थी, चाहे हर्षिता वंशिका से कितना भी जुड़ाव महसूस करे। आखिरकार वह वाणी की बेटी बनेगी। वंशिका यह अनुमति नहीं दे सकती थी कि राकेश सिर्फ हर्षिता के कारण उसके और करीब आए। हर्षिता को नहलाने के बाद वंशिका बाहर आई। उसने देखा कि मनीष और उमेश बिस्तर पर लैपटॉप से खेल रहे थे और उनके बाल पूरी तरह सूख चुके थे। वंशिका ने उन्हें खेलने दिया और हर्षिता के बाल सुखाने लगी। राकेश चुपचाप वंशिका के चेहरे को देख रहा था। उसने महसूस किया कि बाथरूम से निकलने के बाद वह पहले से ज्यादा उदास लग रही थी। स्पष्ट था, वह उससे बात करने के मूड में नहीं थी। यह एहसास राकेश को बेचैन कर गया। फिर भी उसने जोर नहीं डाला। वह बस खिड़की के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। कमरे का माहौल अचानक भारी और तनावपूर्ण हो गया।